हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक और नई इंटरव्यू को लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम लिटिल फेरी याओ है। तो एपिसोड को शुरुआत में हमें हवेली पैलेस को दिखाया जाता है और फिर वहाँ पे हमें हीवन को भी दिखाया जाता है जिसको कि हिडन पैलेस के लीडर के तौर पर जानते हैं। फिर वहाँ पे एक मिस्टीरियस सी आवाज़ बोलती है, हजारों साल से सिवन की ट्राइब्स दोनों बिल्कुल ही शांति से रह रही है, लेकिन हमें बहुत सारे लेटर्स मिलने लगे जिसमें कि फाइट के चैलेंज के बारे में लिखा हुआ था। वो सब फाइट के चैलेंज तुम्हारे तरफ से आए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस वजह से ये सब कर रही हो। फिर वहाँ पे हिवन बोलना शुरू करती है कि तुम नॉर्मल पीपल को तो बिल्कुल भी नहीं समझते, और तुमने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार भी किया है और बुरा कर भी रखा है। इतना कहकर वो अपने पास से 3 टेलीपोर्टेशन ड्रोन को बाहर निकाल लिया था और वो उसका यूज करते हुए वो अपने 3 बंदों को वहाँ पे बुला लेती है। वो तीनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहे थे और फिर वो जैसे ही वो वहाँ पे लैंडिंग करते हैं वैसे ही वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेवनली आर्मी भी उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो चारों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिस वजह से वो काफ़ी आसानी से उन सबको मार रहे होते हैं। यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूजाओ है। वो बोलने लग जाती है, इवन अपने आप को समझती क्या है कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि जैसे उसे हम हमारे ऊपर अटैक कर रही है। वहाँ पे एक डेमन ने यूजन पर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें एक बंदा बाहर निकलता है और वो अपनी एक ही फिंगर का यूज करते हुए उस डेमन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो सभी देखने लग जाते हैं कि ये आखिरकार किसने किया। फिर उन सबको पता चलता है ये तो कोई और नहीं, वॉर ऑफ गॉड है। उसका नाम नानजी था। सब वॉर ऑफ गॉड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब तो ये मर के ही रहेगी। चीज़ को देख के इवन भी वॉर ऑफ गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए 2 बंदों को भेज देती है और वो काफ़ी तेज़ी से वॉर ऑफ गॉड की तरफ जा रहे होते हैं। उस लड़की ने वॉर ऑफ गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वॉर ऑफ गॉड का कुछ भी नहीं बिगाड़ता है और आखिरकार वो उनको एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है और साथ ही साथ उसने अपने पास से 100 लुकिंग टावर को निकाल लिया था, जिसका यूज़ करते हुए वो उन दोनों को ट्रैप कर लेता है। उनको जान से मार दिया था और उसके बाद उसने नानजी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसका मार्क्स भी टूट गया था। से ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नानजी पे बहुत ही गुस्से से अटैक कर देती है, लेकिन नानजी भी उसके अटैक को काफ़ी इजीली ब्लॉक कर रहा होता है और उसके चेहरे को देख कर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हनुमान, तुम इस जगह पे क्या कर रही हो और आखिरकार तुमने इस शैडो क्लोन को जोन क्यों कर लिया। दूसरी तरफ हिरन उसकी बात को इग्नोर कर रही होती है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। उस अटैक से नानजी बच रहा होता है। दूसरी तरफ यूजर भी उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो लॉर्ड ऑफ गॉड सिलेर है। नानजी को ये तो पता ही नहीं होता है कि जिससे वो फाइट कर रहा है वो उसी की बहन है। दूसरी तरफ हिरन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और बोलती है आज तो मेरे हाथ से कोई भी जिंदा बच के नहीं रहेगा। उसने कहकर उसने सबसे अपना पावरफुल अटैक नानजी पे कर दिया था। फिर उसको बचाने के लिए यूजर उसके सामने आ जाती है और वो अटैक उसको लग जाता है, जिस वजह से उसका मार्क्स भी हट गया था। उसका चेहरा देख के तो हीवन की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। पहले पहले से एक वॉइस बोलता है कि हीवन, तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर चुकी है, इसीलिए वो उस पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन तभी हीवन अपनी बहन को अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों को बचाने के लिए नानजी अपना फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए उस सारे अटैक को काफ़ी आसानी से रोक देता है और बोलता है, "अगर आपको कोई गलती होगी, आपको हीवन की एक बार बात सुन लेनी चाहिए।" इस बात को सुन के एम्परर बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम अपने बहन से गद्दारी कर रहे हो, इसका नतीजा तो तुम जानते ही होगे। दूसरी तरफ हियोन अपनी बहन से बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें ढूँढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम तो इस गॉड क्लैन के अंदर होगी। दूसरी तरफ इस बात से एम्परर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो दोनों बहनों के ऊपर अटैक कर देता है और फिर नानजी बोलता है कि वन वन तुम अपने आप को संभाल लेना। इन यूज़र की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, जिस वजह से हीवान अपना पावर का यूज़ करते हुए उसके सोल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें कि कुछ टाइम लगने वाला था। एप्रल ने उनको पर अटैक कर दिया था, लेकिन हिवन भी उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका वेपन ही टूट जाता है। तीनों प्रोसेस पूरी तरीके से पूरा हो गया था, जिस वजह से हिवन के पास उसकी बहन की सोल आ जाती है। जिस वजह से हिवन की पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है और वो नीचे गिरने लग जाती है, लेकिन नानजियान उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता है। लेकिन हिवन की आँख बंद हो चुकी है और नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हिवन को हील कर रहा होता है और वो एकदम ठीक हो जाती है और फिर हमें उस पर्सन का नाम बताया जाता है जिसका नाम जीवन था, 4 गार्डियन में से एक था।
जैसे ही ह्यूमन ठीक हो जाती है, वो बोलता है मास्टर आप तो बड़ी जल्दी ठीक हो गए। बोलता है कि मैंने अपनी पावर का यूज़ करते हुए आपकी सोल को यहाँ पे लेके आया हूँ। इस बात को सुन के यीज़ाओ को कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। बोलते हैं कि ये बात तो नहीं है कि मैं ह्यूमन की बॉडी में आ चुकी हूँ। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये बात इसको पता चल गई तो ये आखिर क्या करेगा मेरे साथ। वो बोलती है कि तुम मुझे अपना मास्टर बोल रहे हो तो तुम्हारी नेक्रोमर्सी में क्या कोई गड़बड़ी थी? उसकी ऐसी बात को सुन के जियोन बोलता है कि ये सब तो सारी डिसेबल की गलती है। मुझे पहले ही सोल कॉलिंग फ्लैग के बारे में बताया था, लेकिन डिसेबल्स उस ट्रेजर्स को लाने में नाकाम हो गए, जिस वजह से ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाई। इस वजह से आपकी सोल पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है, तो इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बस मुझे आप एक और मौका दे दीजिए। उसकी बात सुन के बोलते हैं ये जो है कि तुम मेरे बारे में तो ज़रूर से जानते होगे। जल्दी से बताओ तुम मेरे बारे में क्या-क्या जानते हो? फिर जीवन बोलता है मास्टर आपके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जीवन बोलता है कि इन सब की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी। मेरे एंसेस्टर्स ही मर गए थे, जिस वजह से यहाँ पे सभी लोग सोचने लग गए कि यहाँ पे अगला वर्ल्ड का लीडर कौन बनेगा। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी दिनों तक और काफ़ी सालों तक फाइट होती रही। इस बात को सुन के यूजुअन बोलते हैं कि इतनी लंबी कहानी मेरे पास सुनने का टाइम नहीं है, इस वजह से तुम शॉर्ट में सुनाओ ये सब। आप इस हिडन वर्ल्ड के अब नई मास्टर है, जिस वजह से आपका बस एक ही मकसद है कि उन सभी गॉड्स को जान से मार डालना। इस वजह से आप हेवनली पहले से लड़ने के लिए चले गए थे, लेकिन उस फाइट में आप काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई, जिस वजह से मुझे इस फुल जेड का इस्तेमाल करना पड़ा। इस वजह से आपकी सोल यहाँ पे आ पाई है। फिर उसकी बात सुन के तो उसको भी समझ में आने लग जाता है कि फुल जेड के वजह से ही मेरी सोल इस हिवन के अंदर आ पाई। तभी वहाँ पे जियोन उसके पास में आ जाता है और फिर उसकी बॉडी के कंडीशन को देख के बोलता है कि मास्टर आपकी सोल पावर बस 10% ही रिकवर हुई है। जल्दी से जल्दी आपको सोल को रिकवर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूज़ा को एक नदी में देखते हैं, जिसमें कि बैठ के वो अपनी सोल को रिकवर कर रही होती है। वो वहाँ पे बैठ के सोचने लग जाती है कि वो हिडन लॉर्ड की शक्ल में से इतनी ज़्यादा मैच क्यों करती थी और आखिरकार वो मुझे अपनी बहन क्यों बोल रही थी। इनम कुछ भी हो, लेकिन मैं तो इस हिडन के लैंड की मास्टर बन चुकी हूँ। मैं इनको छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इनको पता चल गया कि मैं वो नहीं हूँ तो ये मुझे मार डालेंगे। अभी वहाँ पे हमें बहुत सारे बीस्ट को भी दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जीवन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी मास्टर इतनी ज़्यादा अजीब क्यों हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझसे नफ़रत करने लग गई है। यूज़र के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है, जिस वज़ह से वहाँ पे बहुत सारे बिट्स नानजी को भी ये सारी खबर हो चुकी थी, जिस वज़ह से हुईवान के लिए निकल जाता है और बीस्ट भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जीवन भी उन सबसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उनको बारी-बारी मारने लग जाता है, लेकिन जीवन से बच के 2 मॉन्स्टर हीवन के पास आ जाते हैं और वो यीजुआ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर पाते हैं, लेकिन जीवन भी उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन यीजुआ की बॉडी से एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेव निकलती है, जिससे कि वो दोनों मॉन्स्टर मर जाते हैं। फिर वो बोलता है मास्टर आपकी सोल बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो रही है और फिर वो उसकी बॉडी को भी देख लेता है, जिस वजह से उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। जी, आपको ऐसे देखने की कोई भी इंटेंशन नहीं था, जिस वजह से मास्टर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वापस से वो पलट के यूज़ा को देखने की कोशिश करता है, लेकिन यूज़ा उसको एक स्पिरिट बॉल से मारती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। वहाँ पे नानजी भी आने लग जाता है, जिस वजह से यूज़ा उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लग जाती है। उसके पास यही एक मौका था गॉड ऑफ नानजी से मिलने का। जिन उसके तरफ 2 स्टोन को फेंक देता है और फिर उसके पास बड़ी तेज़ी से आ जाता है और बोलता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है। काफ़ी तेज़ी से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जीवन बोलता है कि मास्टर आपकी सोल बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है, लेकिन आपकी पावर अभी रिकवर नहीं हुई है, जिस वजह से आप फाइट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा और जो भी टाइम बचा है उसका यूज़ करते हुए हम अपने तीनों गार्ड को ढूँढ लेते हैं। और अगर वो तीनों हमें मिल गए तो उन तीनों का यूज़ करते हुए हम आपकी पावर को रिकवर करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूँढ ही लेंगे। इस बात को सुन के ये जो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैंने हेवनली पैलेस के तरफ कोई हमला करने की कोशिश की तो वो हमें जिंदा तो छोड़ेंगे नहीं। तो अगर मैं इनके बारे में उन सभी को बता दूं, लेकिन वो मुझे पहचाने ही नहीं और वो मुझे ही मार दे तो, और वो ये सब अपने मन में सोच रही होती है। लेकिन जिन तो अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है, जिसका नाम यानन है, और वो बोलता है कि आखिरकार वो यहाँ से चली कहाँ गई।
तो मुझे उसको खुद ही बुलाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने वहाँ पे एक बैल था उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिट निकलने लग जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से उन दोनों को अपने चारों तरफ घेर लेती है। उसके बाद यूजुआ बोलती है कि तो मिनी के बारे में बात कर रहे थे क्या? फिर जियून बोलता है नहीं मास्टर। तो मिनी के बारे में बात कर रहे थे क्या? फिर जियून बोलता है नहीं मास्टर। मैं तो लानयान की बात कर रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और जो उसको देखता है वो उसको प्यार में ही पड़ जाता है। ये तो बस उनके छोटे से पेट्स है। फिर जीवन उनको बड़े आसानी से हारा देता है और जब वो हार जाते हैं तो वो एक क्यूट से पेट में बदल जाते हैं। फिर जीवन उनके पास में चला जाता है और जीवन की शक्ल देख के वो चारों छह एनिमल बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। सभी एनिमल को देख के जीवन सोच रही होती है कि काश मुझे भी एक ऐसा मौका मिला होता है जीवन से पीछे छुड़ाने के लिए। फिर जीवन अपने मास्टर से बोलता है आपको मास्टर यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ ना। फिर तभी वहाँ पे एक कुंफू पांडा आ जाता है। जीवन उसके मास्टर पर अटैक कर रहे थे लेकिन उन्होंने बड़े आसानी से उसका अटैक डॉज कर लिया था। उस पांडा को देखिए चूहे बोल रही होती है अच्छा ये है आन्यान। उसकी बात सुन के तो वो कुंफू पांडा भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद जीवन बोलता है मास्टर आप ये क्या बोल रही हो, ये तो उसका पेट है। की बात सुन के वो पांडा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जीन पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन जीन उसके सारे अटैक को बड़े आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है और उससे मज़े ले रहा होता है। ये हवा का पता है नीचे आने लग जाता है, जिसमें यूजुआ भी ऊपर देखती है। फिर उसे पता चलता है कि ऊपर से एक लड़की नीचे उतर रही होती है जिसका नाम, फिर वो नीचे आने लग जाती है और वो गुस्से में बोलती है किसकी हिम्मत हो गई जिसने मेरे बॉयफ्रेंड पर अटैक कर दिया। लानिया यूजुआ को जिंदा देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके पास में आ जाती है। ये कार्ड हमारी बॉस वापस से आ गई, लेकिन इनका स्टाइल तो काफी ज्यादा चेंज लग रहा है। और फिर इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज करने लग जाती है और फिर जब वो अपनी पावर का पूरा यूज कर लेती है तब उसे पता चलता है कि सोल सी के अंदर एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 3 बॉडी होती है, सोल बॉडी। उसके बाद जीवन से बोलती है आखिरकार तुमने कौन सी गलती कर दी कि मास्टर की बॉडी में 3 सोल है। जीवन बोलता है कि मेरी मास्टर वापस तो आ गई लेकिन उनकी मेमोरी वापस नहीं आ पाई। मेमोरी लॉस होने से इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी पावर तो होनी ही चाहिए। इस बात को सुन के जीवन बोलता है कि अफसोस, ये तो मेन दिक्कत है, उनकी मेमोरी लॉस के साथ साथ उनकी पावर भी कम हो चुकी है। ये ऐसी बात सुन के लानियन तो वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है और फिर वो अपने डीमन पार्टनर को भी अपने पास में बुला लेती है। ये चीज को देख के जीवन उसके पास में चला जाता है और बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ से कहाँ जा रही हो, यहाँ पे क्या करूंगी, इतनी कमजोर मास्टर जो कि मुझसे भी कमजोर है, इनका क्या करूंगी। इस बात को सुन के जीवन बोलता है कि हमारे मास्टर की पूरी पावर रिगन होने के लिए 300 साल का समय चाहिए। इसके बाद ये सबसे ज्यादा पावरफुल इस रैलम की पर्सन बन जाएंगी। लेकिन लानियन उसकी बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है और वो अपने मास्टर को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ से जाने लग जाती है। इस चीज़ को देख के जून बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पास से एक डैगर को भी बाहर निकाल लेता है, जो उससे बोलता है सच में तुम्हें मेरी मास्टर की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुन के लानियन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो भी अपना वेपन लेके उसको अटैक कर देती है और बोलती है "इतनी कमजोर मास्टर मेरे फादर को क्या ढूंढेंगी"। ये ऐसी बात सुन के तो जो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जीवन बोलता है एक बार बस हमारे मास्टर की पावर वापस से रिगेन हो जाए, उसके बाद तो तुम्हारे फादर का पता वो आराम से लगा लेगी हमारी मास्टर। फिर साइनिन बोलती है कि ऐसी बेकार बात तुम मुझसे करोगे नहीं, तो मुझे ये पता है कि हमारे मास्टर की पावर लाने के लिए ज़्यादा हमें परेशानी होगी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर बस ये जो उसके पास में आ जाती है और उससे पूछते है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं अपनी पावर को वापस से रिगेन कर पाऊँ। वो बोलती है कि हमें नानजी का सोल लुकिंग टावर को चुराना होगा। ट्रेजर तुम्हारी पावर को वापस से रिगेन करने में मदद कर सकता है, लेकिन हम वो ट्रेजर नहीं चुरा पाए तो उसके लिए हमें मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिर मार्च में साइन ले की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसमें तुम डुबकी लगा लोगे तो तुम्हारे पावर काफी ज्यादा रिगेन हो सकती है। उसकी ऐसी बात सुन के तो यूजर काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है। उसकी ऐसी बात सुन के वो तीनों बोलते हैं हाँ सच में। उसके बाद लानियन बोलती है जीवन से कि अगर तुम अपनी मास्टर के साथ फाइट करते रहो तो अपनी मास्टर के पावर तुम जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हो। उसके बाद जीवन अपना लीड आउट कर देता है और बोलता है कि मास्टर मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। उसके ऐसी नौटंकी को देख के लानियन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद उसको एक आइडिया आता है और फिर वो एक अपनी पावर का यूज करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। उसकी मदद से उसने एक बीस्ट को भी वहाँ पे समन कर लिया था। फिर वो उसको बीस्ट को अपने मास्टर के पास लेके आके बोलती है कि अगर आप ये खा लोगे तो आपकी पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी और आप काफी आसानी से फाइट भी कर पाओगी। मैं इस बेबी के कारण ही इतने सारे कमाल के मॉन्स्टर को पकड़ पाती हूँ और इसमें से काफी ज्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस आप इसको खा के देखिए, ये काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन
फिर जिन उस स्पिरिट को देख के बोलती है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। फिर उसकी ऐसी बात सुन के बेबी बोलती है कि मैं हम दोनों मिलके एक ज़िंदा स्पिरिट को लेके आएँगे जिसको आप खा के आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अभी के लिए तो मेरे पास बस यही है। तो इसी को खा के अपना काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। फिर में हमें गॉड प्रिज़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक बंदे को बहुत सारे चेन ने पकड़ रखा होता है। गार्डियन में से एक था। नेक्स्ट में हमें लानियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो बीस्ट लानियन को काफ़ी गंदी नज़रों से देख रहा होता है। जैसे कि जीवन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और उस बीस्ट को मार देता है। ये वही पर्सन है जो कि प्रिजन में कैद था और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा होता है। उस पर्सन ने आते ही बेबी पे काफ़ी तेज़ी से अटैक कर दिया था, लेकिन लालेन ने उसके अटैक को अम्ब्रेला की मदद से काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। इन भी वहाँ पे खड़ा हुआ था और फिर वो बोलता है कि सीनियर रैंक तो वापस से काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुके हैं। इसका नाम सुन के पर्सन का नाम सुन के यूज़र को कुछ याद आता है। इसका नाम तो सुन जियांसु है। ये तो हज़ारों साल पहले गायब हो गया था। मुझे क्या पता था कि ये इधर पे है। जीन और जियांसु के बीच में फाइट हो रही होती है और जीन उससे काफ़ी ज़्यादा हार रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने अम्ब्रेला का यूज़ करती है। वहाँ पे 2 अपने स्पिरिट को समन कर लेती है। जियांसु के सामने ये तो बहुत ही आसान काम था और वो काफ़ी आसानी से उस स्पिरिट को मार देता है, लेकिन बेबी तो उसको पीछे से हमला करने का मौका मिल जाता है और वो उस पे अटैक कर देता है। इन जियांसु ने उसको काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था और वो पीछे गिर गया था। फिर जीवन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी खतरनाक तरीके से आसपास के बैम्बू को काटने लग जाता है और फिर जब वो जियांसु पे अटैक करता है, लेकिन जियांसु उसको गले से पकड़ लेता है। उनके सामने मौत होती है, लेकिन जिन उससे नहीं डरता और फिर वो अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर आप यहाँ से भाग जाइए। और उसकी ऐसी बात सुन के जो अपनी इतने ज़्यादा फ़िक्र करते हुए देखकर उसे भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता है। ने जो भी जीवन के साथ समय बिताया था वो फ्लैशबैक होने लग जाता है। फिर वे जीवन ने भी जियांसु के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से जीवन उसके हाथ से छूट जाता है। वहाँ से जियांसु काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर यीज़ुआ पे वो अटैक करने लग जाता है, लेकिन यीज़ुआ तो बस उसके अटैक को डॉज ही कर पा रही थी। जियांसु तो उसका पीछे छोड़ ही नहीं रहा था। वैसे यीज़ुआ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो बोलती है कि इस तरह से तो मैं काफ़ी आसानी से मारी जाऊँगी। उसके बाद जियांसु ने भी अपना सबसे ज़्यादा खतरनाक मूव यीज़ुआ पे अटैक कर दिया था, लेकिन तभी यीज़ुआ पे बहुत ही ज़्यादा ऑरा प्रेशर बाहर निकलता है, जिस वजह से जियांसु उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। वो उसकी ऐसी पावर देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है ये तो मेरी मास्टर की पावर है। लेकिन यीज़ुआ तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन तभी हीवन पे आ जाती है। उसने अपना वेपन यूज़ करते हुए जियांसु को पकड़ लिया था। उसके बाद हीवन यह को अपने वेपन के बारे में बताती है जिसका नाम एलविव कहते हैं और ये किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये जो है तो उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो अपने मन में बोलती है अच्छा ये है इसकी पावर असली। फिर उसके बाद हीवन अपने वेपन का यूज़ करने लग जाती है और जियांसु की पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है और जब जियांसु शांत हो जाता है तब वहाँ से हीवन भी चली जाती है। वो वहाँ से गायब हो जाती है और बोलती है जब तुम अपनी सोल पावर को और ज़्यादा रिकवर कर लोगी तब हमारी मुलाकात तो वापस से होगी। हीवन वहाँ से चली जाती है तब वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि अभी तक हीवन नहीं मरी है, वो अभी तक मेरे बॉडी में है। फिर वो अपने मन में ही सोच रही होती है आखिरकार उसने अपना वेपन मुझे क्यों दे दिया। पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जल्दी से जल्दी मुझे हेवनली पैलेस को ये सारी खबर बतानी होगी जिसकी वजह से वो मेरी मदद कर पाए। उसके बाद हम लानियन को देखते हैं जो कि जियांसु के पास आके उससे अपना गुस्सा उतारने लग जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेबी पे क्यों अटैक कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पे जीवन भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें इतना भी होश नहीं था कि तुमने मेरा गला ही पकड़ लिया था और मैं मरने के कगार पे था। पता है तुम्हें इस हरकत के कारण हमारी मास्टर कितनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन तभी जियांसु अपनी पावर को यूज़ करते हुए उसको अपने पास से दूर कर देता है। उसके बाद जियांसु बोलता है मास्टर मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर देना। मुझे लगता है कि गॉड प्रिजन की चैन ने मेरे ऊपर काम नहीं किया जिस वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। लानिन उसकी इस बात को भी सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी वजह हो तुम्हें मेरे फ्रेंड बेबी पे हमला नहीं करना चाहिए था। इन जानसो तो उनकी बात को इग्नोर कर देता है और फिर वो बोलता है कि तुम तो हीवन की सिस्टर हो। मैंने बस थोड़ी ही देर में जान लिया था कि ये हीवन नहीं जियाओ है। इन जियांसु की ऐसी बात सुन के बेबी बोलता है लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है।
इस वजह से तुम अपने मास्टर को भी नहीं पहचान पा रहे। तो बस लालिन भी अपने बॉयफ्रेंड का साथ देते हुए बोलती है कि तुम तो हिडन वर्ल्ड के फॉलन गॉड हो। इसके बाद में भी तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे बन सकते हो? तुम हमारे मास्टर को अपना टैलेंट नहीं दिखाते तो हमारी मास्टर तुम्हें गार्डनर के जॉब में नहीं रखती। ये जो तो बेबी को बात करते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं क्या तुम भी बात कर सकती हो? फिर बेबी बोलता है हाँ, मैं एक डिमन पांडा हूँ जिस वजह से बात कर सकता हूँ, और मैं इंसानों के साथ कई सालों तक रहा हूँ जिस वजह से मुझे लैंग्वेज आती है। ये लालियन तो बस मुझे एक लिटिल बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। फिर लालियन अपने मन में सोच रही है अच्छा बेटा मेरे मास्टर के सामने इतनी ज्यादा चापलूसी कर रहा है। वो सब ऐसे ही कुछ बातें करने लग जाते हैं, लेकिन तभी जियांसु जियो के पास में आके बोलता है तुमने मेरी हिडन पावर को सप्रेस करके मेरे ऊपर काफी ज्यादा एहसान किया है, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो बताओ मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? की ऐसी बात सुन के लायन बोलती है कि हमारी मास्टर की तीनों सोल खो चुकी है, जिसे तुम ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हो। मास्टर के पास उनकी बस थोड़ी बहुत ही पावर है। लायन की ऐसी बात सुन के जून भी बोलता है ना हम चैंग को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो काफी आसानी से लड़कियों को पटा भी सकता है। और अगर वो हमारे साथ आ गया तो हम सोल लुकिंग टावर को बड़ी आसानी से ही पा सकते हैं। बात को सुन के तर्जुन बाहरी बार से तो इस्माइल पास करती है, लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती है कि तीनों ही बंदों को मुझे संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और ये जीवन का बच्चा एक और बंदे को शामिल करने की बात कर रहा है। फिर बाद लानिन भी बोलती है चलो फिर साउथ पेविलियन में चलते हैं, और फिर हमें नेक्स्ट सीन में साउथ पेविलियन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे लड़की लड़कों को दिखाया जाता है जो कि आपस में मौज मस्ती कर रहे थे, वो भी कमरे में बंद होके। और फिर लानिन बोलती है कि तुम्हें ये पवेलियन एक जन्नत कहलाने के लायक है। यहाँ पर चारों तरफ खुशी का माहौल फैला हुआ है, और वहाँ पे काफी सारे लोग बीस्ट के लैंड और ह्यूमन के लैंड से भी थे कि आपस में अपना चक्कर बैठा रहे थे। फिर बाद लानिन जी से बोलते हैं कि आखिरकार तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे आने के लिए अपना ड्रेस चेंज करना पड़ेगा और लड़की का कपड़ा पहनना पड़ेगा। तुम इसमें तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। अभी ईजाओ का एक बंदा आके रास्ता रोक देता है, और फिर वो उसके पास में आके बोलता है मिस मुझे लगता है कि आप साउथ पेविलियन में पहली बार आए हो ना, आज आप हमारे साथ बैठ के एक कॉफी पी लीजिए। इससे तो जून वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो दोनों के बीच में आके अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है दूर रहो मेरी मास्टर से। तीनों पर्सन तो काफी ज्यादा ठरके होता है, जिस वजह से वो बोलता है कि मिस तुम नाराज क्यों हो रही हो, मैंने तो इधर कोई भी गलत बात कही नहीं। इस बात को सुन के जून बोलता है कि हाँ हाँ मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। उस पर्सन से बोलता है कि तुम हिलने की कोशिश भी मत करना, लेकिन वो पर्सन तो उसके पास में आ जाता है और उसको प्यार से देखने लग जाता है। लेकिन तभी बीच में लानियन आ जाती है, और फिर वो जीवन से बोलती है ओए होए तुम तो काफी ज्यादा लाल हो चुके हो। तो फिर वो अपने मास्टर को आगे भेज देती है, और फिर जीवन से बोलती है अब तो मैं मान ही चुकी हूँ कि तुम्हारा टेस्ट लड़कों में है, लड़कियों में नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को एक कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लानियन अभी भी जीवन को परेशान कर रही होती है। फिर यूजा उनको काफी गुस्से में दोनों को शांत करा देती है, और फिर वो तीनों एक साथ एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर आर्यन कहती है कि मैं एक बार जियांसु को भी एक लड़की के कपड़े में देखना चाहती हूँ। ये सब वो अपने मन में सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे बेबी भी लड़की के कपड़े में भागते हुए यहाँ पे आ जाता है और एक टेबल पे जाके बैठ जाता है। बेबी लानिन से बोलता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर लानिन उसका फेवरेट फूड वहाँ पे रख देती है, जिसको देखते ही वो उस फूड पे टूट पड़ता है और उसको काफी तेजी से खाने लग जाता है। पर लानिन उसको खाते हुए देखते हुए बोलती है मैं तो इसकी इसी क्यूटनेस पे फिदा हूँ। फिर बाद बेबी उन सभी को बोलता है कि यहाँ पे एक पेविलियन में फाइट होने वाली है। मैंने लालू से बात की थी जो बोल रहा थी कि मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन लेके ही आऊंगा, हमारी हेल्प भी करेगा, लेकिन पता नहीं उस गधे को कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर उसकी बात सुन के लानियन काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है और बोलती है कि बेबी तुम्हें इतना जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। 7 बिलियन में आए हैं तो हमें यहाँ पे अपना शो एंजॉय करना चाहिए बस। और यहाँ पे लालू तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, और उसकी फाइट देखने के लिए तो सब बेताब हो रहे होंगे, इसलिए तो सभी उसको पसंद करते हैं। वो सब ऐसी बकवास भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि हमें नेक्स्ट गेम में एक बंदे को दिखाया जाता है अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, और साथ ही साथ वो एक जंप लगा के यूजा के कमरे के बाहर ही आ जाता है।
जब भी उस बंदे को देख रही होती है और उस बंदे को ये पता चलता है कि ये मुझे देख रही है, इस चीज़ को देखते ही वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस चीज़ को लानिया देख लेती है और वो बोलती है, मास्टर आपको ये कैसा लग रहा है ये बंदा? और यूजुआ का ये तो कहना ही था कि मेरे को वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस बात को सुनते ही बेबिक और जिन उसको लाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन वो अभी यहाँ तक इसलिए रुके थे कि जिससे कि वो उनकी मास्टर उनको ऑर्डर दे। लेकिन यूजिया तो अपने मन में सोच रही होती है कि कैसे ये बंदे हैं। इसी अपने मास्टर के लिए उस बंदे को भी चोरी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन यूजिया तो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए उनसे बोलती है कि तुम्हें उसके पीछे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी इस मामले में पड़ना नहीं है। और फिर वो उनसे बोलती है कि पहले मुझे अपने तीनों सोल को रिकवर करना है। बात को सुन के एलन बोलती है कि मास्टर सच में आप काफ़ी ज़्यादा कमाल हो। लेकिन उसका बस ये सब कहना ही था कि तभी बाहर से फेदर उड़ के आने लग जाते हैं। मोर के पंख को देख के बेबिक बोलता है, "तो लालू के पंख है।" इसको दूसरे नाम से टेंगू बोलते हैं। और ये जब सभी लोगों को सामने आता है और जब भी सब लड़की उसे देखती है तो सभी उसके दीवानी हो जाती है। और फिर इसके बारे में बताया जाता है कि सात पवेलियन का ओनर होने के साथ साथ एक ईमन भी था। और उसके बाद वो यूजो के पास में आ जाता है और वो बोलता है, मैं हीवन को अपने पवेलियन में वेलकम करता हूँ। तो गाइस आप चंगू कोई मामूली इंसान नहीं है। जो हिडन लॉर्ड था उसका एक आखिरी आखिरी गार्डियन है। और अब हीवन के पास टोटल 4 गार्डियन आ चुके हैं। मैं तो आप सबको ही पता है, जियोन और फिर दूसरा लानेन और तीसरा चेंगू, चौथा जियांसु। भाई यूजे अपने मन में सोच रही रहती है कि ये पर्सन काफी ज्यादा सुंदर है। ये बात तो चेंगू यूजो के पास में आ जाता है और फिर वो यूजो का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो यूजो की तरफ बढ़ने लगा था, जिस चीज को देख के लानियन और भी को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन यूजो उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा लेती है। वो अपने मास्टर को ऐसे हरकत करते हुए देख के बोलता है कि सच में लौट आ तो वापिस से नहीं बदली। अगर आपको मुझसे अजीब लग रहा है तो मैं आपको कंफर्ट भी कर सकता हूँ। कहकर वो उसको काफी करीब आ जाता है और वो अपना वेपन निकाल के यूजियो के गले के ऊपर रख देता है। लेकिन जीवन भी उसके गले के ऊपर अपना तलवार रख देता है। फिर वो चेंगू से बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम अपने मास्टर पे अटैक करने पे आ चुके हो। बात को सुन के तो साथ में विलन के सारे लोग और बेबिक और लानिया काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलती है, मास्टर सच में आप काफी ज्यादा अमेजिंग हो। आपके चेहरे पे तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। मानना पड़ेगा आप हमारे लॉर्ड कहलाने के लायक हो। और इस बात को सुन के ये जो लग रहा है कि मेरी पूरी पूरी बॉडी यहाँ पे हिल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पैरों का यूज ही नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं अपने पैरों को यूज कर पाती तो मैं यहाँ से तुरंत ही भाग जाती। लेकिन इतना देर खड़ा होने के बाद भी कुछ नहीं होता तो बेबी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे ये पंख कितनी देर तक ऐसे उड़ते रहेंगे। बात को सुन के चंगू अपना वेपन नीचे रख देता है। उसने अपने फेदर को भी गायब कर दिया था। उसके बाद जियाओ जिन को भी अपनी तलवार हटाने के लिए कह देती है। तभी उस जगह का वेदर खराब हो जाता है, और वहाँ पे आंधी बारिश आने लग जाती है। वहाँ पे चंगू कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अजीब है। हाँ जी, इधर कर क्या रहा है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पवेलियन में एंट्री करने की। तो अब मुझे पता चला है कि ये यांजू का बच्चा छो क्यों रहा है, क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त से नहीं मिलना चाहता है। तो जीन बोलता है, कब से वो हमें मिलने से मना कर रहा था और वो तब से हमारा पीछा कर रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से यहाँ पे आ गया। फिर लालन बोलते हैं कि हमारे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें नानजी से उसका सोल लुकिंग टावर को लेना होगा, से हम अपने मास्टर की पावर को रिकवर कर सके। इस बात को सुन के यूजा वहां से तुरंत ही बाहर निकल जाती है और वो अपने मास्टर को ऐसा भागते हुए देख के वो अपने मन में सोचता है, तो मुझे भी अपने मास्टर के साथ ही जाना चाहिए। और वो भी अपने मास्टर के पीछे जाने लग जाता है। फिर चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर अभी आप बहुत ही ज्यादा वीक हो, आपकी पावर अभी रिकवर नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे लाइलन बोलती है, अगर आपको उससे एक बदला लेना है तो आपको 10 साल तो रुकना ही पड़ेगा। फिर वो सभी लोग काफी तेजी से नानजी की तरफ जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से टकरा जाता है। इसी को इंसान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस डीमन पे चिल्लाने लग जाता है। और वो डीमन जैसे ही गिरने वाला था, लेकिन तभी नानजी ने अपने पावर का यूज करते हुए उसको नीचे गिरने से बचा दिया था। जॉनसू तो वहां से हिलता भी नहीं है, लेकिन आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम चल क्यों नहीं रहे हमारे साथ। इस बात को सुनकर जीन बोलता है कि मुझे पता है कि इस जगह पे नानजी यहाँ पे है, इस वजह से मैं इधर से नहीं जाऊंगा। इस बात को सुनकर जीवन बोलता है कि तुम हमारे साथ तो चलो। इस बात को सुन के जी बोलता है कि मेरा काम मास्टर की तीनों सोल को रिकवर करना है, ना कि किसी बंदे का पीछा करना। उसकी ऐसी बातें सुन के तो बेबिक और तीनों गार्डियन काफी ज्यादा शौक हो चुके थे। दूसरी तरफ तो यूजिया काफी ज्यादा खुश लग रही थी
फिर उसके बाद वो अपने मन में बोलती है कि जियांसु थैंक्स। इसी की वजह से उनका ध्यान भटका था। तभी वहाँ पे हम नानजी को देखते हैं जो कि काफ़ी आराम से आ रहा होता है। यूजियो नानजी को अपने पास आते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जो नानजी के पास जाने वाली थी कि तभी वहाँ पे आन्यान आ जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। फिर बोलती है लगता है आप अपनी कंडीशन भूल गई हो कि अभी आप मुझसे फाइट नहीं कर सकती। ये बात सुन के नानजी बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी से भी फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पे हीवान के लिए आया हुआ हूँ। तो अपने मास्टर का नाम सुन के सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सीधा ही नानजी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन नानजी भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उनको टेलीपोर्ट करके एक जंगल में ले आता है। चैंगू अपनी फेदर का यूज करते हुए नानजी पर अटैक कर देता है, लेकिन नानजी उसके अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। जीवन भी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और वो भी नानजी से बोलता है आ जाओ हम फाइट करते हैं। और जैसे ही वो अपने वो साथियों की तरफ देखता है वहाँ पे तो कोई दिखता ही नहीं है, सभी लोग गायब हो चुके थे। इससे तो जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिरकार वो मुझे इस जगह पे कैसे छोड़ सकते हैं अकेला, इसने मेरे बारे में नहीं सोचा, अकेले अकेले भाग गए यहाँ से। नेक्स्ट सीन में लाइन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रही होती है हम इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि हम वॉर ऑफ गॉड से फाइट कर सके, ते पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका सामना तो हम कभी भी नहीं कर पाते। कि ऐसी बात सुन के भी उसके सारे गार्डियंस उसकी हामी भरते हैं। पेंगुइन ने तो यूजियाओ को अपने बाहों में पकड़ रखा था और फिर वो बोलता है कि हमने वहां से भाग के बिल्कुल ही अच्छा काम किया। यूजियाओ की ऐसी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है अपने मन में और बोलती है गधो एक बार मुझे उससे बात तो करने देते। वहाँ पे काफी ज्यादा वो हिलने भी लग जाती है और फिर ये वो बोलता है मास्टर अब ज्यादा हिलिए न, तो बस थोड़ी देर में हम पहुंच ही जाएंगे, वैसे भी हम जीवन की कुर्बानी को भूल नहीं सकते हैं। सीन में हमें नानजी और जीवन का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद नानजी वहां से तुरंत ही उससे फाइट करे बिना वहां से जाने लग जाता है। इन जीवन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नानजी पर अटैक कर देता है, लेकिन नानजी उसका अटैक काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। यून नानजी पर अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन नानजी उसे 2 उंगली से रोक लेता है और उसे पीछे फेंक देता है। उसके बाद नानजी जीवन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि जीवन काफी आसानी से डॉज कर लेता है। नानजी वहाँ पे काफी ज्यादा तलवारों को स्पेशल एनालिसिस से बना देता है और फिर वो जीवन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जीवन भी उसके अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। जिससे कि नानजी भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था जीवन से, लेकिन नानजी वापस अपने स्वॉर्ड को समन करता है और जीवन पर अटैक कर देता है। इस अटैक से बचने के लिए जीवन वहां से भागने लग जाता है और इस नेक्स्ट सीन में हमें एलियन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ एक जगह पे जाके बैठ जाती है और बोलती है ये जगह सबसे खतरनाक मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे किसी के भी आने की हिम्मत नहीं होगी। फिर वहाँ पे ये सभी लोग आ जाते हैं और ये यूजिया को जैसे ही उतारता है वैसे ही यूजिया को काफी ज्यादा चक्कर आने लग जाते हैं और उसका उल्टे उल्टे मन होने लग जाता है। अभी लानियन वहाँ पे रोने लग जाती है और फिर वो बोलती है मैंने जीवन के जैसा गार्डियन कभी भी नहीं देखा, तो कभी भी नहीं देखा, तो अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा लॉयल था, ने अपनी जान की बाजी लगा के अपने मास्टर की जान बचाई है। इसलिए मैं यहाँ पे सभी से बोल रही हूँ कि आप भी जीवन को श्रद्धांजलि दे। ने वहाँ पे कहने लग जाती है कि यहाँ पर मुझे कौन बुली करेगा, वो वही तो था जो मुझे बुली करता था। तभी जीवन बोलता है जीवन तो मुझसे बड़ा गधा था, से कम उसे हमारे साथ भाग के तो आ जाना चाहिए था। फिर जियांसु जीवन के टेम्पलेट के पास आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे चढ़ावे के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे अपना पैसा तुम्हें चढ़ा रहा हूँ। चीज को देखते ही बेबी भी अपने प्यारे से फूड को यून को समर्पित कर देता है। तो ऐसा करते हुए देख के लानिन बोलती है कि ये सारी गलती अरे नानजी की है, अगर वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कुछ ही समय पहले जिसे डर के यहाँ से भाग के आई हुई, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ऐसी बातें सुन के तभी वहाँ पे नानजी आ जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी वो यहाँ पे आके कर सकती हो। वो उनके कमरे में भी आ जाता है और यूजो उसे जैसे ही देखती है उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो अपने मन में ही बोल रही होती है गॉड ऑफ वॉर तो काफी ज्यादा हैंडसम है। कि लालियन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने वेपन को निकाल के उससे बोलती है तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, इसकी वजह से तुम्हें हमारी इतनी आसानी से लोकेशन मिल गई। तो यहाँ पे ऐसे बात कह ही रही थी कि तभी वहाँ पे गेट खोलकर जीवन आ जाता है। फिर वो बोलता है इसको लेके आने वाला मैं हूँ। फिर बेबी गुस्से गुस्से में बोलता है तुम पागल हो चुके हो क्या, तभी जीवन बोलता है तो आखिरकार मैं यहाँ पे करता भी क्या। फिर वो यूजियो के पास में आ जाता है, के सामने झुक के बोलता है कि मैं यहाँ पे नानजी को इसीलिए लाया हूँ क्योंकि वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। फिर वहाँ पे नानजी भी वहाँ पे बोलने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हिवन की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए हिवन से थोड़ी देर के लिए बात करनी है। कि ऐसी बातें सुन के यूजर के मन में लड्डू फूटने लग जाता है और वो बोलती है कि इसका मतलब ऐसे ये मेरे लिए आया है इधर।
फिर वो अपने सपने को ख़्यालों से बाहर आ जाती है और वो सभी को बाहर जाने के लिए बोल देती है, लेकिन जिन बाहर जाने से मना कर देता है। तभी यूजो उनको गुस्से से देखने लग जाती है। उसके बाद वो सभी वहाँ से तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। चैंग बाहर जाते हुए बोलता है कि तुम गलती से भी इसके 50 मिनट पड़ जाना तो मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा। इतना कहकर वो वहाँ पे ट्रैकिंग डिवाइस भी छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जिन को तो उधर अभी भी गड़बड़ी लग रही थी, तभी नानजे बोलता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी मत करो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ऐसी बात सुन के वो काफ़ी गुस्से में दरवाजे को बंद करके बाहर निकल जाता है। हम तीनों को देखते हैं जो कि छुप-छुप के उन सभी की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे होते हैं और उनको देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। चैंगू अपने बटरफ्लाई का यूज़ करते हुए अंदर की सारी बातें सुन रहा था, तभी बेबी बोलता है, "ये तो लगता है ये नानजी यहाँ पे किसी और मकसद से आया हुआ है।" ये ऐसी बात सुन के लानन भी उसकी बातों पे एग्री करने लग जाती है। इससे कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को नीचे गिरा देता है और फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मास्टर हमें अपनी की पोजीशन से हटाने वाली है। क्या पता नानजी अपनी बातों से वहाँ पे मुकर जाए। फिर जियांसु बोलता है अगर वो अपनी बातों पर नहीं अड़ा रहा तो हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएँगे। लेकिन तभी चांगो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर वो उनको बताता है कि नानजी सोल किंग टावर का यूज़ करते हुए हमारी मास्टर की सोल ढूँढने के लिए तैयार हो चुका है। और फिर वो बोलता है कि नानजी को अपने एसेंस का यूज़ करना पड़ेगा और इस बात को सुन के लानिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो बोलती है अगर वो अपनी एसेंस का यूज़ कर रहा है तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। एसेंस रीजनरेट नहीं हो सकते हैं, उसे ऐसी क्या नौबत पड़ गई? फिर जीवन बोलता है अगर हम मास्टर की तीनों सोल मिल गई तो उसके बाद तो नानजी हमें ये सारी बातें बता ही देगा। विवेक बोलने लग जाता है कि बस हमारे मास्टर की पावर वापस आ जाए, उसके बाद तो नानजी भी हमारे मास्टर के सामने टिक नहीं पाएगा। और उनकी सारी बातें यूजिया और नानजी ने भी सुन ली होती है। तभी नानजी अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पे एक साउंड बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उल्लू का वो जो बीटल होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नानजी एक जगह पे जाके बैठ जाता है और दूसरी तरफ यूजिया उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद वो कहती है, हे लॉर्ड नानजी, आखिरकार आप मुझे ढूँढते-ढूँढते यहाँ पे आ ही गए। और मुझे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी नानजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तभी विजय बोलती है, अरे मैं तो आपको ये बताना भूल ही गई। मुझे आपसे फ़ॉरबिडेन मार्शल आर्ट के बारे में जानना था। उसके बाद हमें फर्स्ट का सीन दिखाया जाता है। पवेलियन के अंदर एक मार्क्समैन बिना परमिशन के अंदर घुस आया था, जिस वजह से वहाँ पे जो भी परमिशन होता है, वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ वो मार्क्समैन उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। जेट पवेलियन के अंदर हम यूजिया को भी देखते हैं, जो कि आराम से बैठ के खाना खा रही थी। वो खाना खाने में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि उसके आस-पास में जो हो रहा था, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ वो मार्क्समैन एक बेल का यूज़ करते हुए वहाँ पे अपने आस-पास बैरियर बना लेता है और काफ़ी सारे अटैक्स को उसकी मदद से डॉज कर लेता है। उसके बाद वो मार्क्समैन जो भी वहाँ पे डिफेंस फॉर्मेशन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद यूज़र की उस मार्क्समैन पे नज़र पड़ जाती है, उसके बाद उसके हाथ में जो पेनेट होता है वो नीचे गिर जाता है। तभी वो मार्क्समैन उसके पास में आ जाता है, तभी यूज़र अपना आँख बंद कर लेती है और बोलती है यहाँ पे जो भी हुआ मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन उस मार्क्समैन को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये जेट पवेलियन मुझे दे दो। तभी इस मार्क्समैन की तरफ एक अटैक आता है, जिससे कि उसका मार्क्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर हमें पता चलता है ये तो नानजी है। और उसके बाद वो वहाँ पे जो डिफेंस फॉर्मेशन होता है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे ही जो गॉड ऑफ वॉर को देखती है, वैसे ही वो बोलती है आखिरकार आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी नानजी बोलता है, "आखिरकार तुम मेरी सच्चाई जान ही गए। अगर तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो तो तुम मेरी आसानी से बात तो मानोगी नहीं।" लेकिन इज़ो तो उसका उल्टा ही करती है। फिर वो बोलती है, "आखिरकार मैं ये सब क्यों करूँगी? क्यों मुझे पता है क्योंकि आप यहाँ पे जेट पवेलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है।" इसका इतना बोल के वो वहाँ पे एक फ्लावर का यूज़ करते हुए नानजी के अंदर कोई एनर्जी डालती है और उसके बाद वो बोलती है, "इस जेट पवेलियन में जो भी डिफेंस बैरियर है वो आपको कोई भी अटैक नहीं करेंगे।" और आप इस जेट पवेलियन में कभी भी आ जा सकते हैं। मुझे पता है कि आप उसी जेट के लिए आए हुए हैं। बिनानजी उससे बोलता है कि तुम्हें आखिरकार कैसे पता चला कि मैं उसी जेट के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। उसके बाद यूजिया उसकी बात सुन के बोलती है, आपको इतना चौंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस जेट के बारे में सबको पता है। तो तो पता ही है कि ये जेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इस जेट का यूज़ करते हुए आप किसी के भी एसेंस को रीजेनरेट कर सकते हैं।
अगर आप इस जेट को बिना परमिशन का यूज़ करोगे तो इसका आपको बस नुकसान ही नुकसान होगा, लेकिन आपको कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी। फिर वो बोलती है, आप इस जेट वेलिंग में जो सीक्रेट टेक्निक है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तभी नानजी उससे बोलता है, तुम जानती हो कि अगर मैं इन सभी का यूज़ करूँगा तो यहाँ के रूल्स भी ब्रेक हो सकते हैं। तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? इस बात को सुनते ही जो बोलती है, आपकी हेल्प करना तो मेरी खुशी नसीब से भी है। हमारे तीनों ही रैलम के रोल मॉडल है। मुझे पता है कि आप इन सभी टेक्निक्स का गलत यूज़ नहीं करोगे। फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसी फॉरबिडन एरिया के बारे में पता है जहाँ पे कि बहुत सारे टेक्निक्स का भंडार है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। दूसरी तरफ जियाओ नानजी को जेड पवेलियन के फॉरबिडन वैली के अंदर लेके आ जाती है। दूसरी तरफ इजियो अपने मन में सोच रही होती है, गॉड ऑफ वॉर पूरे हेवन के अंदर नंबर वन वॉरियर है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ जिस वज़ह से मैं उनकी आज काम में आ पा रही हूँ। फिर वहाँ पे जो ट्री होता है उसके अंदर से उसका गार्डियन स्पिरिट बाहर आ जाता है और उसके बाद वो यूजिया के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखते ही अंजय हीवन के आगे आ जाता है और उसके सामने एक सील बना लेता है, लेकिन वो बीस्ट उस बियरेट को तोड़ देता है और दूर छटक जाता है और उसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोर करने लग जाता है। यूजिया उसको कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नांजी उसको बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस गार्डियन बीस्ट से तुम्हारी रक्षा करूँगा। तभी वो गार्डियन उन दोनों के ऊपर काफ़ी तेज़ी से अटैक कर देता है, लेकिन तभी यूजिया बोलती है, जियाओ बॉय तुम इनके ऊपर हमला मत करो। इस बात को सुनते ही वो गार्डियन बीस्ट वहाँ पे रुक जाता है और उसके बाद वो गार्डियन बीस्ट यूजिया को वहाँ पे चाटने लग जाता है। तभी यूजिया बोलती है, जियाओ तुम्हें गॉड ऑफ वॉर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। मैं यहाँ पे इनको किसी मकसद की वजह से लाई हुई हूँ। जैसे ही यूजिया उसको पीछे हटने के लिए बोलती है, वैसे ही वो गार्डियन बीस्ट पीछे हट जाता है। यूजिया जियाओ को अपनी सारी बातें मानता हुआ देख के वहाँ पे 3 फ्रूट वहाँ पे समन करके उसको दे देती है खाने के लिए। वो पलक झपकते ही उसे खा जाता है और उस गार्डियन बीस्ट बात मानता हुआ देख के नानजी तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद यूजिया नानजी को भी वो फ्रूट ऑफर करती है और वो फ्रूट उसको काफी क्यूट तरीके से दे रही होती है। ये चीज को देखते ही नानजी उस फ्रूट को ले लेता है और उसको तुरंत ही खा लेता है। तभी यूजिया उससे पूछती है, ये फ्रूट कैसा है? अगर ये फ्रूट आपको काफी ज्यादा पसंद आए तो मैं इसको फ्यूचर में आपको दे सकती हूँ। बस आप इसके बारे में मुझे बता दीजिए, मैं आपको ये फ्रूट दे दूंगी। तभी नानजी इसकी इस बात को सुन के उसको शुक्रिया बोलता है। तभी नानजी बोलता है, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये बीस्ट तुम्हारी क्यों बात मान रहा है? तभी जो बोलती है, क्योंकि मैं और ये गार्डियन बीस्ट एक साथ ही बड़े हुए हैं। जब जियाबाओ काफी ज्यादा छोटा था तब से ये मेरे साथ ही रह रहा है। मैंने इसको किसी मार्केट से जब ये अंडा था तभी मैंने खरीद लिया था और इसको मैंने तब से ही पाल रखा है। तभी नानजी उसकी सारी बात सुन के बोलता है, वो ऐसी बात है? तभी वो बोलता है, लगता है हमें इस होली ट्री के अंदर जाने का वक्त आ चुका है। तभी नानजी उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी यूजिया उसका हाथ रोक देती है और बोलती है, अगर आप इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी अलार्म होगा वो अपने आप पे एक्टिवेट हो जाएगा। इस बात को सुन के नानजी उस अटैक को नहीं करता है और रुक जाता है। जो फॉर्मेशन था उसमें जो पैटर्न्स था उसको देख के बोलती है जियाओ, मुझे पैटर्न्स काफी ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हैं। हाँ, याद आया, ये तो मेरी मास्टर यूज करती है। मुझे यकीन है कि मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ सकती हूँ। तभी नानजी बोलता है कि तुम अपने मास्टर की तरह पावरफुल नहीं हो। मुझे डर है कि अगर तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करोगे तो उससे तुम घायल भी हो सकती हो। इस बात को सुन के यूजिया भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूँ? फिर वो बोलती है कि ना ही आप इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो और ना ही मैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? लेकिन तभी उसका पेट जियाबो उसके पास आ जाता है और उसको कुछ कहने की कोशिश करता है। उसके बाद हीवन बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे इस जगह पे कल आना चाहिए। ये इतना कहते ही उसका बिस्ट अपने मुंह से एक टोकन निकालता है और उस टोकन को उस फॉर्मेशन के अंदर भेज देता है, जिससे कि वो पूरा फॉर्मेशन ही वहां से हट जाता है। जैसे ही वो फॉर्मेशन ब्रेक होता है वैसे ही यूजर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, जियाबो तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, हमारे मास्टर तुम्हें फॉर्मेशन की किए पहले से ही देखे गए थे। उसके बाद नानजी और यूजिया उस होली ट्री के पास जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी नानजी अपने पास से एक बॉक्स निकाल लेता है। अभी नानजी उस बॉक्स को यूजिया को दे देता है और बोलता है कि तुम इस बॉक्स को खोल के देखो। जैसे ही वो बॉक्स खोलती है उसके अंदर से एक क्रिस्टल था और ये क्रिस्टल नानजी की बॉडी से कनेक्टेड भी था।
उस क्रिस्टल को देखने के बाद यूजिया बोलती है कि ये क्रिस्टल तो पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। तभी नानजी बोलता है, हाँ, तुमने सही बोला, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हूँ। तभी यूजिया बोलती है कि आप इस कंडीशन में फॉरबिडन मार्शल आर्ट के सामने आप कैसे टिक पाएँगे? तभी नानजी बोलता है, अगर मैंने एक चीज़ को नहीं किया तो मैं उसको नहीं रोक पाऊँगा, और अगर किसी भी हालत में मैं उसको नहीं रोका गया तो गॉड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा बन सकता है। ये मैं इस होली ट्री का यूज़ करते हुए अपने क्रिस्टल को प्यूरीफाई कर दूँगा। मैं इसलिए तुम्हें अपने साथ लेके आया क्योंकि इसके साथ-साथ फॉरबिडन मार्शल आर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या तुम मेरे लिए इस प्रोसेस को कर सकती हो? इस बात को सुनते ही यूजिया उस प्रोसेस को करने के लिए मान जाती है, और वो प्रोसेस को जैसे ही स्टार्ट करती है, और उस प्रोसेस को स्टार्ट होते ही लेक में से काफ़ी सारे स्पिरिचुअल एसेंस नानजी के स्टोन में जाके एब्ज़ॉर्ब होने लग जाते हैं। जिससे कि नानजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट हो रहा था और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन भी कर रही थी। जैसे-जैसे उसकी क्रिस्टल प्यूरीफाई हो रही थी, वैसे-वैसे उसके अंदर से काफ़ी खतरनाक इविल ऑरा निकलता ही जा रहा था। साथ ही साथ उसको काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था और वहाँ पे चिल्ला भी रहा था वो बहुत ज़्यादा। और हम देखते हैं कि नानजी के शरीर में एक ब्लैक सा कोई पैटर्न बन गया है। जैसे ही यूजिया नानजी की ऐसी कंडीशन में देखती है, वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जल्दी से उस प्रोसेस को ख़त्म कर देती है और स्टोन को अपने पास में रख लेती है, और उसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वेन्स की मदद से नानजी को पकड़ लेती है, और वो बोलती है कि इस प्रोसेस में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होने वाला है और तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने शरीर में से इस इविल ऑरा को बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हीवा ना उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। उस प्रोसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा नानजी को दर्द होने लग जाता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को कामयाबी हासिल कर लेता है और अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद स्पिरिचुअल रूट उसको नीचे उतार देती है और एक स्पिरिचुअल रूट उसको मार भी देती है, जिस चीज़ को देख के यूजिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होती है। तभी वो हिवन से माफ़ी माँगते हुए बोलती है, गॉड ऑफ वॉर, मुझे माफ़ कर देना, ये बस एक गलती है। लेकिन तभी नानजी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि इस प्रोसेस को करने के बाद मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है। जो मैंने कल्टीवेशन लूज़ की थी, वो भी कल्टीवेशन मेरे को पास वापस आ चुकी है। अभी यूजुआ बोलते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो आ गई, लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस वजह से तुम्हें एक बीट की ज़रूरत है। और उसके बाद उसने अपने पास से एक पिल को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते ही नानजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये पिल तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर है। तभी यूजुआ उसकी बात सुन के पीछे मुड़ जाती है और बोलती है, तुम्हें इसको खाना है भी कि नहीं? उसके बाद गॉड ऑफ नानजी उस पिल को खा लेता है और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेरी ये फाइट ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही मैं तुम्हें नई पिल लेके दे दूँगा। उसके बाद सीन करंट टाइम पे आ जाता है। अभी यूजिया बोलती है कि मुझे लगा कि उस समय तुम काफ़ी ज़्यादा घायल हो और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई हूँ। मुझे लगा कि वो पिल ने काम नहीं किया। तभी नानजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हिवन की बॉडी में क्या कर रही हो? तभी यूजिया बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि विवान और मैं एक साथ मरे थे, जिस वजह से मेरी सोल इसकी बॉडी में चली गई हो। और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं हिवन की बॉडी में आ चुकी हूँ। जिस चीज़ को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुई, लेकिन जैसे ही होश में आई मुझे लगा कि मैं इस बॉडी की ओनर हूँ। जिस चीज़ को सुन के तो नानजी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। उसके बाद नानजी पूछता है, तो हिवन का क्या हुआ? अभी जो बोलती है, मुझे पहले लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन जब उसने मेरी बॉडी को कंट्रोल किया तब मुझे पता चला कि वो मेरे ही अंदर है। उसने मुझे एक फाइट में मदद भी की थी, साथ ही साथ जो उसका वेपन था उसने मुझे अपने हवाले कर दिया, और जाते-जाते उसने ये कहा था कि जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगी तो तुम्हारी मुलाकात मेरे से दोबारा से ज़रूर होगी। जब से उसकी बॉडी में आई हूँ, मुझे तब से पता चला है कि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे डर लगता है कि मैं भी उसी की तरह कोई इविल पर्सन ना बन जाऊँ। तभी नानजी अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा, हिवन अभी भी जिंदा है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। जय हो नानजी को बताती है, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि हिवन मेरी तरह ही दिखती थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। शायद इसके पीछे कोई राज है। मुझे लगता है कि हम दोनों आपस में कनेक्टेड है। तभी नानजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा जन्म जन्म कहाँ पे हुआ था? तभी युजो उसे बताती है कि मेरा जन्म पुसान के अंदर हुआ था। जैसे ही नानजी पुसान का नाम सुनता है, वैसे ही वो अपने ख्यालों में खो जाता है। के बाद वो अपने ख्यालों में खो जाता है। तभी यूजुआ बोलती है, गॉड ऑफ वॉर, क्या आप ठीक हो? तभी नानजी बोलता है, हाँ, मैं ठीक हूँ।
क्योंकि ह्यूमन के साथ मैं उधर ही रहता था, शायद तुम ह्यूमन को काफ़ी ज़्यादा देखती थी, इसी वजह से यहाँ पे आने के बाद तुम्हारा सेट वैसा बन गया। अभी ये जो अपने मन में सोच रही होती है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे ह्यूमन की बॉडी मिलनी थी, मुझे किसी और की बॉडी मिलनी चाहिए थी। और गॉड ऑफ और ह्यूमन को कैसे जानते हैं? वो अपने मन में ये सब सोचे ही होते हैं कि तभी नानजी पीछे मुड़ के बोलता है कि तुम्हें सोल लुकिंग टावर का यूज़ करना था ना, तो अभी यूज़ करते हैं उसको। इतना कहकर वो अपने सोल लुकिंग टावर को बाहर निकाल लेता है और वो यूजुआ के ऊपर उस सोल लुकिंग टावर का यूज़ कर देता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि एक ही बॉडी में हीवन और यूजुआ की सोल होती है और दोनों सोल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अलग थी, जिस वजह एक बॉडी में एक टाइम पे बस एक ही पर्सन रह सकता है। उसके बाद वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है, तभी यूजुआ नानजी से पूछते हैं कि आखिरकार आपने क्या किया? तभी जो बोलते हैं कि ह्यूमन की पावर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। इसीलिए जैसे ही उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने से पहले हमें हवेली पैलेस को ये खबर दे देनी चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमें इससे छुटकारा मिल सके। तभी नानजी उससे बोलता है कि तुमने ये कहने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया है, क्योंकि जो तुम्हारी सोल है वो ह्यूमन की बॉडी से काफ़ी अच्छे से मर्ज हो चुकी है, जो तुम्हारे अंदर से ह्यूमन की ब्रेथ भी महसूस नहीं हुई। इस बात को सुन के यूज़ा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ह्यूमन अपनी बॉडी में कभी भी वापस नहीं आएगी, तो अच्छा हुआ, अब तो मैं अपनी इस बॉडी को छोड़ सकती हूँ और लिटिल फेरी वाली बॉडी में जा सकती हूँ। इसकी ऐसी बात सुन के नानजी बोलता है कि तुम चाह के भी इसके अंदर से अपनी सोल को नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये बॉडी ह्यूमन की है। और अगर तुमने ज़बरदस्ती इस बॉडी के अंदर से अपनी सोल निकालने की कोशिश की, तो दोनों की ही सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। चीज़ को सुन के यूजिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, लेकिन तभी नानजी अपने ब्लड ड्रॉप का यूज़ करते हुए सोल लुकिंग टावर को ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाल देता है। तभी नानजी बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ह्यूमन की तीनों सोल रिकवर हो जाएगी, वैसे ही मैं कोई ना कोई तरीका ढूँढ लूँगा जिससे कि तुम्हारी सोल को मैं बचा सकूँ। उसके बाद जो तुम्हारी सोल है मैं उसको निकाल के तुम्हारी बॉडी में डाल दूँगा। इस चीज़ को सुन के यूजिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। विनानजी बोलता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एहसान है, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इतना कह के उसके मुँह से ब्लड आने लग जाता है, जिस चीज़ को देख के यूजिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे नानजी बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नानजी को बिस्तर पे दिखाया जाता है, जो कि आराम कर रहा था। वहीं यूजिया उसके परेशान हो के यहाँ से वहाँ घूम रही थी। फिर उसके बाद वो कहने लग जाती है कि नानजी प्लीज़ तुम जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ। फिर वहाँ पे उसका डोर बेल होता है, लेकिन जब यूजिया उसको खोलती है तो वहाँ पे उसको बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता। उसका ध्यान तो ऊपर था, लेकिन तभी उसके नीचे से स्मोक उसके अंदर आ जाती है और उसके बाद जब उसको कोई नहीं दिखता तो वो गेट बंद करके अंदर आने लग जाती है। लेकिन तभी चलते-चलते वो किसी पर्सन से टकरा जाती है और वो गिरने वाली ही होती है कि तभी पेंगुइन ने उसे पकड़ लिया था और अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ था। अभी वो यूजिया से बोलता है कि आप तो मेरे पीठ पीछे ही नानजी की देखभाल करने में लगी हुई हो, ये सब मुझे बताने में आपको कोई शर्म आ रही? लेकिन उसकी बात सुन के भी यूजिया उसको कुछ भी नहीं बोलती है। उसको चुप देख के एंगी यूजिया उसे बोलता है कि क्यों ना मास्टर मैं आपको सर्व करूं। अभी यूजिया समझ जाती है कि ये मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। तभी यूजिया उसे धक्का देके उससे दूर हट जाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की। लेकिन तभी चंगी उसके बात सुन के भी उसको रिप्लाई नहीं देता है और वो सीधे नानजी की तरफ आ जाता है और उसके बाद वो नानजी को पकड़ के बोलता है आखिर तुम मेरे मास्टर के पास कर क्या रहे हो? आखिरकार तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर पा रहे हो? अभी ये अपने मन में सोच रही होती है कि कितना बड़ा बेवकूफ़ है, नानजी कोमा में है, जिस वजह से वो इसको कुछ भी नहीं बता सकती। नानजी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, तो वो नानजी को सीधा ही बेड के ऊपर फेंक दिया था और उसके बाद वो यूज़र की तरफ बढ़ने लग गया था और उससे बोलने लग गया था कि तुमने मुझसे एक वादा किया था। की बात सुन के तो यूज़र को समझ में नहीं आ रहा था और उसके बाद वो उससे पूछती है आखिरकार कौन सा वादा? भी चंगी उसके पास में आ जाता है और बोलता है तुमने बस मुझसे गॉड को हराने तक का वादा किया था। इससे पहले वो कुछ और बता पाता तभी एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उन दोनों के बीच में आके उन दोनों को अलग कर देती है। जो स्वॉर्ड किसी और की नहीं, गॉड ऑफ नानजी की थी। तभी चैंग्यू नानजी की तरफ आने लग जाता है और बोलता है कि तुम तो बड़े बड़ी शातिर हो, तुम हमारी बातें सुनना चाहते थे, वो भी बेहोशी का नाटक करके। लेकिन दूसरी तरफ नानजी तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था और उल्टा नानजी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चंग्यू भी नानजी के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। फिर नानजी को बाहर से कोई आवाज़ आती है और उसके बाद नानजी अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस बंदे को अपने पास ही लेके आ जाता है। जो ये बच्चा होता है वो नानजी को ग्रीट करने लग जाता है। दूसरी तरफ यूजिया अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार ये कौन बच्चा है। तभी नानजी उस बच्चे के पास में आ जाता है टेलीपोर्ट होके और उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन तभी वहाँ पे वन के बचे हुए तीनों गार्डियन भी अंदर आ जाते हैं।
फिर जियांसु बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का हमारे मास्टर पे छुप के अटैक करने वाला था। लेकिन तभी लायन चेंगू से पूछती है कि आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। लेकिन उसकी बात सुन के भी चेंगू कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता है। दूसरी तरफ इतनी खतरनाक एंट्री देख के वो बच्चा तो काफी ज्यादा डर चुका होता है। ये बच्चा नानजी से बोलता है, मास्टर मैं आपको वापस से ले जाने के लिए आया हूँ। तभी नानजी उससे बोलता है कि मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, यहाँ पे कुछ काम है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नानजी की ऐसी बात सुन के वो बच्चा बोलता है कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी लैनिन के मन में पता नहीं क्या आता है कि वो अपने एवल स्पिरिट को समन कर लेती है और उस बच्चे को डराने लग जाती है। अभी जीवन और बेबी बोलते हैं, आखिरकार तुम्हें कौन सा काम पड़ गया। तभी गॉड ऑफ नानजी बोलता है कि हमारे सबसे पहला काम है कि हीवन का सोल को ढूंढना, और मुझे ये भी पता है कि हीवन की सोल पहली सोल कहाँ पर है, और वो जहाँ पे है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इवल एनर्जी है। ये जो जैसी इवल एनर्जी का नाम सुनती है वैसे ही वो बोलती है, फिर तो ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक होगी। अभी जीवन बोलता है, डेंजरस नहीं, वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वहाँ पे गोड्स को भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। और अगर वो गलती से कोई भी बंदा वहाँ पे चला गया तो वहाँ से लौट के आना तो इम्पॉसिबल ही है। उनकी इतनी ज़्यादा खतरनाक बातें सुन के वो बच्चा डर जाता है और वो अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर प्लीज़ आप उस जगह पे न जाना। आलिन और बेबी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि अगर वो इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह है तो इसीलिए हम यहीं पे रुकेंगे। अगर उस जगह से आप लोग 15 दिन में वापस नहीं आए तो हम को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाएंगे। विवेक बोलता है कि लानन हमें यहाँ पे किसी पावरफुल पर्सन को रखना चाहिए, जिस वजह से अगर ये सब कहीं पे फंस जाए तो हम उसे भेज के इन सबको बचा। उसकी ऐसी बात सुन के लानन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने हील को उसके पैरों में घुसाते हुए बोलती है, मेरे पास पहले से इनको बचाने के लिए तरीका है, इसीलिए तुम बीच में मत बोलो। दोनों को झगड़ा करते हुए देख के नानजी बोलता है कि बेशक वहाँ पे इवल एनर्जी काफी ज्यादा है, लेकिन हमें वहाँ पे मिस्ट्री फॉरेस्ट को भी पार करना पड़ेगा। फॉरेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इवल एनर्जी वाले मॉन्स्टर होंगे, इसीलिए लानिन तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, क्योंकि तुम इवल एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर सकती हो। जी की बात सुन के तो लायन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी जिन बोलते हैं कि अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि उस जगह पे मुझे अपनी मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। तभी जियांसु बोलता है कि अगर तुम नहीं रुकना चाहते हो तो मैं ही रुक जाता हूँ इस जगह पे। जियांसु की बात सुन के लालिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आखिरकार तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो, तुम्हारी कोमट पावर है वो हम सबसे काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। वो आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। इस बात को देखते ही विजय बोलती है कि सभी के सभी लोग यहाँ पे चुप हो जाओ, और मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे चेंगू रुकेगा। ऐसी चेंगू का नाम सुनते हैं वैसे ही वो सब एग्री कर जाते हैं। नानजी उस बच्चे से बोलता है कि वो प्लेस काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। अभी वो बच्चा बोलता है, मैं इस जगह पे रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी उस जगह पे अपना ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ी सी भी देर हुई तो मैं हेवनली पैलेस के हजारों सोल्जर्स को आपको बचाने के लिए भेज दूंगा। डिसेबल की ऐसी बात सुन के नानजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर नानजी सभी लोगों से बोलता है कि आज के दिन सभी लोग रेस्ट कर लो, क्योंकि हमें सुबह निकलना है। इस बात को सुन के यूजिया तो काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है, लेकिन दूसरी तरफ चेंगू बोलता है कि मुझे ऐसा कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा जिससे कि मैं तुम्हारी असली आइडेंटिटी को आपके सामने रिवील कर सकूं, क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं शक है कि तुम हमारी मास्टर नहीं हो सकती हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में थ्री फोर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि गॉड ऑफ वॉर नानजी और सभी लोगों को दिखाया जाता है। अभी लाले ने वहाँ पे कुछ इवल स्पिरिट को समन कर दिया था, जिससे कि वो आगे के रास्ते को चेक कर सके। अभी लालिन के स्पिरिट के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, जिससे कि सभी लोगों को पता चल गया था कि इधर कोई खतरा है। इसलिए सभी लोग फाइटिंग फौज में खड़े हो गए थे, लेकिन तभी स्मोक में से एक आवाज आती है और बोलती है, आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम सबको इस मिस्टी फॉरेस्ट में आने की परमिशन किसने दी। फिर कुछ इविल स्पिरिट ने उनका पर अटैक कर दिया था, लेकिन जीवन ने बड़ी आसानी से एक स्पिरिट को मार दिया था और बोलता है कि जल्दी से जल्दी हमारे मास्टर को प्रोटेक्ट करो। विल लैनिन अपने अम्ब्रेला का यूज करते हुए बहुत सारे स्पिरिट को अपने पास आने से रोक रही थी। तभी एक इविल स्पिरिट ने उसको धक्का मार के नीचे गिरा दिया था। उसने नीचे गिरने से पहले अपने आप को संभाल लिया था और बोलती है, बेबी आखिरकार तुम कर क्या रही हो बेवकूफ, फिर तुम इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे। तभी बेबी को हमें दिखाया जाता है, जो कि एक विलेजन में फंस चुका था और उसके चारों तरफ खाना घूम रहा था। दूसरी तरफ यूजा भी एक ड्रीम में फंस जाती है, जहाँ पे कि वो नानजी को अपने हाथों से एक स्वीट डिश खिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी नानजी उसको अपनी सीने से लगा लेता है और वो सभी जगह को स्कैन करने लग जाता है, जिससे कि वहाँ उसको एक लड़की के बारे में पता चलता है। उसके बाद नानजी अपने पावर का यूज करते हुए उस लड़की को अपने पास ले आता है। दूसरी तरफ एलन ने बेबी को इतनी ज्यादा मार था कि उसकी हालत ही खराब हो चुकी थी।
वो उसको मार-मार के उसके लेजेंड को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गॉड ऑफ वॉर नांजी ने जैसे ही उस लड़के को पकड़ा, वैसे ही उनके ऊपर इल्यूजन से वापस आ गए थे। जैसे ही यूजिया उठती है, वैसे ही वो नांजी के पाँव में होती है, जिस चीज़ से वो नांजी को धक्का देके उससे दूर हट जाती है। इसके बाद यूजिया उससे पूछती है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? तभी गॉड ऑफ वॉर नांजी उसे बताता है कि ये सब इस लड़की की करतूत है। उसके पास ऐसी पावर है कि ये किसी भी बंदे को अपने इल्यूजन में फंसा सकती है। फिर जीवन नांजी के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है अगर तुम्हें ये पहले से ही पता था तो इस लड़की को तुमने पहले ही क्यों नहीं पकड़ लिया। लेकिन तभी जानसू वहाँ पे कुछ बोलने जा रहा होता है कि तभी लायन बोलती है हमें पता है कि तुम यहाँ पे क्या बोल लोगे। तुमने हमारी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हें अपने मास्टर की बस सोली ढूंढनी थी। हमारा तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। इस बात को सुनते ही जानसू उन सबसे नाराज हो जाता है। इस मौके का फायदा उठा के वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नांजी अपने पावर का यूज करते हुए उस लड़की को पकड़ लेता है, जिससे कि वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और बोलने लग जाती है कि मैं आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो यहाँ पे तुम सबको डराना चाहती थी। मैंने तुम्हें यहाँ पे किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से मुझे जाने दो। लेकिन नांजी तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है, क्योंकि यूजर को बता रहा होता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल नहीं है, ये एक monster है। इसके पास एक बॉडी है जिसमें कि काफी ज्यादा खतरनाक वजन होता है, जिस वजह से ये बस मिस्टी फॉरेस्ट में ही रह सकती है। बॉडी में इतना ज्यादा खतरनाक जहर है जिससे कि ये जहर किसी को भी हेलुसिनेशन दिखा सकता है। जी की बात सुन के वो लड़की बोलती है सर आप तो काफी ज्यादा औसम हो, क्योंकि आपने बस मेरे को देख के ही मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी ऐसी बात सुन के यूजिया तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। दूसरी तरफ लालियन तो इससे भी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और उससे बोलती है आखिरकार तुम हमारी जान लेना नहीं चाहती थी तो तुमने हमारे ऊपर सभी अटैक को क्यों बताने किया। लग जाती सभी है को कि मैं इस जगह पे अपने फादर को ढूंढने आई हूँ, जो कि इवल लैंड के अंदर कैदी बने हुए हैं। और फिर हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि लाइला होता है। की बात सुन के यूजा बोलती है कि अगर तुम इस रीजन से आई हो अपने फादर को बचाने के लिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तभी बीवी के हार्मोन जाग जाते हैं और उसके बाद वो उस लड़की के पास जाके गाने सूंघने लग जाता है, जिस चीज को देख के वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। बेबी को ऐसी हरकत करते हुए देख के लालिन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है आखिरकार तुम वहाँ पे क्या सूंघ रहे हो। उसके बाद उसने अपने स्पिरिट को ऑर्डर दे दिया था कि इस लालिन को उस लड़की से दूर ले आओ, और उसके बाद वो स्पिरिट उसको उसी के पास लेके आ जाते हैं। फिर बेबी बोलता है कि मैंने उसको अच्छे से सूंघा नहीं है। इस बात को सुनते ही लालिन के एंड की स्पिरिट अपने हाथ में हथौड़ा लाके उसको पीटने लग जाते हैं। बेबी की ऐसी बात सुन के लायन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेबी को एक मुक्का मार के काफी दूर फेंक देती है। फिर लायन बेबी से बोलती है कि आखिरकार तुम वहाँ पे करना क्या चाहते थे, क्या वो लड़की तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद आ गई है। इस बात को वो बोलता है कि मैंने कब कहा कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, मैं तो बस उसको खाने के लिए स्मेल कर रहा था। कि ऐसी बात सुन के लायन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर वो छाता फेंक देती है। उसके बाद वो उसको गुद्दी से पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हें जो खाना देती हूँ वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है मोटे पांडा, क्या तुम इसी को खाना चाहते हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस बात को सुनते ही बेबी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। बोलता है लानियन मैं आखिरकार उसके बारे में कुछ कैसे सोच सकता हूँ, मैं तो बस उसको खाने की तरह ही सोच रहा था। ये बात सुनकर तो यूजर भी काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और दूसरी तरफ लाला तो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। अभी लालियन उसे बोलती है चलो तुम उसको खाओ, मैं भी देखो तुम उसको कैसे खाओगे। तो बस ऐसा कहना ही था कि बेबी उसको खाने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ लाइला तो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। फिर वो बोलती है कि मैं तो काफी ज्यादा जहरीली हूँ, प्लीज मुझे न खाओ। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हारी किसी भी तरीके की मदद कर सकती हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इवल लैंड के अंदर भी पहुंचा सकती हूँ। ऐसी यूजे इवल लैंड का नाम सुनती है वैसी वो बेबी को रोक देती है और उसको बोलती है कि आखिरकार इवल लैंड के अंदर जाने का कौन सा रास्ता है। फिर लैला बोलती है कि सच में आप सबका लक काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप बड़ी ही आसानी से इवल लैंड के अंदर पहुंच सकते हो। फिर जीवन बोलता है कि हमारे पास लार्निन की इवल स्पिरिट है, जिससे कि हम उस जगह पे जा सकते हैं, हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसकी ऐसी बात सुनकर लाला तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तो आप यहाँ पे देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी से जाओ लैंड के अंदर। तभी लालन बोलती है मैं तो शुक्र मनाना चाहिए कि बेबी ने तुम्हें नहीं खाया, तो मेरी जबान ऐसे चल ही नहीं पाती। तभी यह उसको चुप करा देती है और उसको आगे बढ़ने का बोलती है। उसके बाद लालियान अपने अम्ब्रेला से स्पिरिट को बाहर निकालती है और आगे भेज देती है। तभी वो थोड़ी देर आगे चलते हैं और वहां पे रुक जाते हैं। तभी जून बोलता है आखिरकार ये एवल स्पिरिट यहाँ पे रुक क्यों गए। भी उसकी एवल स्पिरिट उसके पास में आ जाती है और उससे बोलती है कि आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है। उसके बाद लालियान सभी को बताती है कि आगे बहुत ही बड़ा खतरा
रहा है। उसके बाद उसने अपनी एविल स्पिरिट को अपने पास में रख लिया था। उसके बाद वो चलते चलते एक ट्री के पास में आ जाते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। जीवन बोलता है कि लगता है कि हम किसी और गलत रास्ते में आ चुके हैं, तो यहाँ से इवल लैंड जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। लैंड बोलती है कि बकवास करना बंद करो, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये जो सभी लोग से बोलती है कि मुझे तो लग रहा है कि इस ट्री के अंदर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो अपनी पावर को यूज करती है, लेकिन वो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे उसकी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। फिर वो नानजी से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। अभी नानजी सभी लोगों को बताने लग जाता है कि जैसे कोई इवल लैंड होता है, उसके आसपास एक एनर्जी बहने लग जाती है, जिससे कि काफी ज्यादा बंदों की एनर्जी वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है और वो अपने पावर का यूज नहीं कर पाते। हम दूसरी तरफ लायला को देखते हैं, जो कि झाड़े से छुपकर उन सभी को देख रही होती है। लेकिन तभी लायला के पीछे कोई एक बंदा आ जाता है, जिस चीज को देख के वो काफी ज्यादा डर चुकी होती है, लेकिन उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया ही नहीं जाता। दूसरी तरफ हमें भी कुछ ट्री के पास चिपक जाता है और उसके स्मेल करने लग जाता है। लायला बेबी से पूछती है आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। बेबी को बोलता है कि मैंने इस ट्री को सूंघ लिया है, मुझे तो लग रहा है कि ये ट्री में ही कुछ गड़बड़ है। हमारी मास्टर बिल्कुल सही बोल रही है। इतना कहकर उसने उस ट्री पे एक खतरनाक पंच मार दिया था, जिस वजह से वहाँ पे एक स्नेक की नींद टूट गई थी और उस स्नेक को पता चल गया था कि मेरे ट्री पे किसी बंदे ने हमला किया है। दूसरी तरफ यूजिया नानजी से कहती है कि जगह तो बिल्कुल ही हेवर आलम की तरह ही है। ऐसे ही हम हेवर आलम में पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी पेस्ट्रीज खिलाऊंगी। नानजी को कुछ चीज याद आती है और उसके बाद उससे पूछता है कि यूजिया तुम्हारे नाम के पीछे याओ आता है, फिर तुम कौन सी याओ है? हेवन के अंदर तुम्हें किस नाम से पुकारा जाता है? अभी यूजिया उसे बताती है कि मुझे लिटिल फेरी याओ के नाम से बुलाया जाता है। हम दोनों पहले भी जेट पवेलियन में मिल चुके हैं। नाजी यूजिया से बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि हमारा हेवन के अंदर रिलेशन काफी ज्यादा कमजोर था। हमने अपने लाइफ का सेक्रीफाइस करके मुझे क्यों बचाया? जी की मुझसे ऐसी बातें सुन के तो यूजिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो बोलती है कि उस जगह पे मैं काफी ज्यादा वीक थी, जिस वजह से मैं आपकी कोई भी उस जगह पे हेल्प नहीं कर पाई थी। जगह पे जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था, जिस वजह से मेरी जान जाने वाली थी, लेकिन आपने उस अटैक को रोक के मेरी जान बचा ली। इसीलिए मैंने इस चीज का एहसान चुकाने के लिए अपनी जिंदगी के बारे में कुछ मकसद था, जिससे मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसी बात सुन के गॉड ऑफ नानजी बोलता है कि आगे से तुम्हें अपनी लाइफ को खतरे में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसी बात सुन के यूजर बोलती है पहले पैलेस के नंबर 1 गॉड हो। जब आप पहली बार जेट पवेलियन में आए थे, तभी भी आप कोई वॉर की सिचुएशन में ही फंसे हुए थे। तो मैं चाहती थी कि मैं वहाँ पे आपकी मदद कर सकूं, लेकिन मैं उस जगह पे इतनी ज्यादा वीक थी कि मैं आपकी मदद भी नहीं कर पाई। जैसे ही वो वॉर खत्म हुआ, वैसे ही आप मेरे लिए एक रोल मॉडल बन गए। बात को कहने के बाद ही वो दोनों काफी ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं और वो प्यार भरी नजरों से एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। भी हम बेबी को देखते हैं, जिसकी नाक पे एक बीटल गिर जाती है, जिससे कि वो वहाँ पे एक जगह पे छींक देता है और फिर वो बोलता है कि यहाँ पे कोई भी चीखने का इरादा नहीं था। लेकिन तभी बेबी के पीछे लाला को किसी ने पटक दिया था और फिर हम देखते हैं ये कोई और नहीं यूजिया था। इस चीज को देखते ही यूजिया उससे कहती है कि आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें उसी जगह पे रुकने के लिए कहा था। यूजिया को तो ऐसी बात सुन के चंगू बोलता है आपसे तो एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता, मैंने तो इस लड़की को पीछे ही छोड़ दिया था। अभी नानजी उससे पूछता है कि अगर तुम इस जगह पे तो तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया? लेकिन तभी चंगू उसके पास में आ जाता है और दिया था। साथ ही वो यूजिया को लेके एक जंप मार के पीछे हट जाता है, लेकिन वो स्नेक तो काफी ज्यादा हरामी था, जिस वजह से वो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। लेकिन नानजी भी कहीं कम थोड़ी था। इस वजह से नानजी ने उसके सारे अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर लिए थे और दूसरे दूर हट गया था। लेकिन तभी जीवन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्नेक के पास आके काफी ज्यादा अपने डैगर का यूज करते हुए उसके ऊपर कट मारने लग जाता है। लेकिन इस सबका कोई फायदा हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उस स्नेक के ऊपर कुछ असर ही नहीं दिख रहा था, कि इसकी स्किन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इससे कि जीवन का कोई भी हमला उस स्नेक के ऊपर काम ही नहीं कर रहा था। चीज को देखते जियांसु भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वो अपने आर्चर स्किल का यूज करते हुए कैरो उस स्नेक के ऊपर कर देता है। लेकिन इससे उस रेक्स सर्पेंट को कुछ होता ही नहीं है। इससे कुछ होता तो नहीं है, लेकिन ये स्नेक काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसने अपनी पूंछ का यूज करते हुए बेबी को दूर पटक दिया था। उसको देखते ही लायन अपने काफी ज्यादा स्पिरिट को वहाँ पे समन करने लग जाती है और उसे स्नेक के ऊपर करने के लिए भेज देती है। इन दूसरी तरफ वो ब्लैक सर्पेंट इन सभी स्पिरिट को देख के डरते ही नहीं है, उल्टा वो उन सभी स्पिरिट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है,
चीज को देखते ही नानजी भी फाइट में उतर जाता है और फिर उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस सरपेंट पे अटैक करने लग जाता है, जिससे कि हमें उसकी पावर को दिखाया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा शानदार थे। लेकिन अटैक करने के बाद भी उस स्नेक का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इस चीज को देखते ही यूजिया भी अपने हलवेव को बाहर निकाल लेती है। यूजिया की पावर काफी ज्यादा कम थी, जिस वजह से उसका हलवेव काम ही नहीं करता। तैसे न तैसे ही उसका यूज करते हुए उस ब्लैक सरपेंट को अपने पास से दूर कर देती है। एक अटैक से पता चल जाता है कि ये हेल वेव कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूजर उस हेल वेव का यूज करते हुए उस स्नेक सरपेंट के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा धोखा दिखाया जाता है और यूजर भी काफी ज्यादा कमाल की लग रही होती है। फिर लालन की नजर चंगू पे पड़ती है, जो कि काफी आराम से वहां पे खड़ा होता है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि आखिरकार तुमने उस स्नेक सरपेंट पे अटैक क्यों नहीं किया। बात सुन के वो ब्लैक सर्वेंट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक का उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। उसके बाद वो यूजिया से बोलता है, देख लिया तुमने अपनी आंखों से, इसीलिए मैं इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। तभी लानन काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, आखिरकार तुम्हारे इतने ज्यादा हैंडसम होने का क्या फायदा जब तुमसे एक अटैक ही नहीं होता। दूसरी तरफ यूजिया फाइट करते करते एक खाई के नीचे आ जाती है। वो अपने मन में कहने लग जाती है, मेरी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है और मैं इससे फाइट भी नहीं कर सकती हूँ। आखिरकार मैं इस जगह पे करूँ तो करूँ क्या। लेकिन वो स्नेक नानजी को चकमा देते हुए यूजिया की तरफ जाने लग जाता है। इस चीज को देखते ही यूजिया वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक बैरियर बना लेती है, जिससे कि वो इस स्नेक को रोक सके। ये स्नेक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो यूजिया के बैरियर को तोड़ते हुए उसको पहाड़ से नीचे गिरा देता है। जिस चीज को देख के सभी गार्डियंस वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। लेकिन तभी नानजी बिना वक्त गवाए वो इसे छलांग मार देता है और नेक्स्ट सीन में हमें नानजू और रीजो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यूजो बेहोश होती है। जब यूजो जैसे उठती है और वो अपने को नानजी के बाहों में पाती है, तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और उससे दूर भाग जाती है। और उसके बाद वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार मैं नानजी के बाहों में कैसे आ गई। और उसके बाद वो नानजी से पूछती है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। उसके बाद नानजू यूजो को बताता है कि जिस जगह को हम कब से ढूंढ रहे थे वो जगह यही है। तभी यूजो बोलती है, अच्छा, इन देर से जिस जगह को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो जगह ये है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बाकी सब कहाँ है। उसके बाद नानजी उसे बताता है कि जिस जगह पे है हम है वो अलग स्पेस में है और जिस जगह पे तुम्हारे गार्डियंस है वो अलग स्पेस में है, इसलिए मुझे लगता है कि वो हमारे पास शायद ही आ पाएंगे। नानजी बोलता है कि हमें यहाँ पे किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे सोल को ढूंढने के चक्कर में हमें काफी ज्यादा घूमना पड़ेगा। उसके बाद वो आगे बढ़ने लग जाता है, जिस चीज को देख के गिरजा तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वो दोनों अकेले ही थे। साथ ही में चंगेल से उसका छुटकारा भी हो गया था। लेकिन तभी वो अपने पीछे एक बड़ा सा गड्ढा देखती है और वो पूछती है, ये बड़ा सा गड्ढा कैसे आ गया। इसका जवाब दे ही पाता कि वहां पे एक बीस्ट आ जाता है और वो सीधा ही नानजी के ऊपर अटैक कर देता है। बीस्ट हमला भी नहीं कर पाता, नानजी उसका हवा में मार देता है। यूजर बोलते हैं, लगता है कि आपकी पूरी पावर आपके पास आ चुकी है। अभी हम दो बंदे को देखते हैं जो कि उसी बीस्ट को शिकार करने आए थे, और वो जैसे ही नानजी को देखते हैं वैसे ही वो अपनी पावर को अनलिश करने लग जाते हैं, क्योंकि इस जगह पे गॉड्स का आना मना था और नानजी एक गॉड है। उसने अपनी शक्ल पे नकाब लगा रखा है, उसका नाम यिंगजी है। उसके बगल में मोयन खड़ा हुआ है और साथ ही वो दोनों नानजी को अटैक कर देते हैं, लेकिन नानजी उन दोनों को ही बड़ी आसानी से रोक देता है। साथ ही नानजी ने एक बंदे को तो पहले ही ट्रैप कर लिया था और उसके बाद नानजी दूसरे बंदे के ऊपर आइस क्रिस्टल से अटैक करने लग जाता है और उसके बाद वो उसको भी अपने कब्जे में कर लेता है। और उसके बाद वो दोनों से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन। बात को सुन के यिंगजी बोलता है कि तुम जैसे गॉड को इस जगह पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी मोयन बोलता है कि मुझे बस थोड़ी सी और पावर की जरूरत है, उसके बाद मैं इस गॉड को भी हरा दूं। कहकर जो नानजी ने बीस्ट मारा था उसके अंदर से उसकी एनर्जी चुरा लेता है और उसके बाद तभी उसके फेस पे कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं और उसके बाद वो बड़ी आसानी से नानजी के बैरियर को तोड़ देता है। अभी नानजी शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए मोयन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन मोयन भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तब जो अपनी पावर का यूज करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो अपनी पावर को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रही होती है। और उसके बाद वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। मिस्टिक फॉरेस्ट में तो यहाँ पे तो मैं अपनी पावर का यूज ही नहीं कर पा रही, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या।
ऐसा तो नहीं है किसी और तरीके का यूज कर रहे हैं अपने पावर का यूज करने के लिए। जियाओ को परेशान और हैरान देख के जो उसकी तरफ देखने लग जाता है, लेकिन तभी मोहन उसके ऊपर अटैक करके बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी फाइट मेरे से हो रही है, तुम वहाँ पे कहाँ देख रहे हो। भाई नानजी ने तो बड़ी आसानी से मोहन को सारे अटैक को डॉज कर लिया था और साथ ही में उसे एक किक को मार के दूर फेंक देता है। मोहन तो हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, वापस से वो नानजी को अटैक तो कर देता है, लेकिन नानजी टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और उसको वापस से नीचे गिरा देता है। इतने खतरनाक नज़ारे को देख के यूजियो तो वहाँ पे काफी ज्यादा दंग हो चुकी होती है, लेकिन तभी उस धुएं से नानजी बाहर निकलता है और जो को लेके वहां से उड़ने लग जाता है। नानजी यूजियो से बोलता है कि तुम अपनी पावर को इस जगह पे यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे गॉड से सभी लोग नफरत करते हैं। तुम अपनी पावर को यूज करोगे तो यहाँ पे तुम खतरे में पड़ जाओगी। लेकिन तभी मोहन भी उस धूल से बाहर निकल जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से दूर भागने की और मुझसे फाइट करो, आखिरकार तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। लेकिन तभी इंची का भी बैरियर टूट जाता है, लेकिन तभी नानजी जिया को एक सेफ प्लेस में छोड़ दिया था और बोला था कि यहाँ से जाना मत, और उसके बाद वो उन दोनों से फाइट करने के लिए वापस चला गया था। इंजी ने नानजी के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन नानजी भी कोई कम पावरफुल नहीं होता, वो बड़े ही आसानी से उसके स्वॉर्ड को रोक देता है। समझ जाते हैं कि हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, इसीलिए वो दोनों एक साथ नानजी को अटैक कर देते हैं। लेकिन नानजी उनके अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लेता है और उसके बाद वो उनसे बोलता है क्या तुम ये फाइट थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बात सुन के इंजी बोलता है कि हमें किसी भी गॉड से कोई भी बात नहीं करनी है, हम तो बस सीधा गॉड को देखते ही मार देते हैं। तभी नानजी समझ जाता है कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। उसके बाद वो अपने शॉट को रख देता है, उसके बाद वो अपने हैंड का यूज करते हुए उन दोनों की काफी ज्यादा धुलाई करने लग जाता है और वो काफी गंदे तरीके से पिटने लग जाते हैं। तो मोहन की पावर को सेंस करके काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसकी फाउंडेशन काफी ज्यादा कमजोर होती है। उसके बाद नानजी ने यिंगजी को बड़ी आसानी से वहां पे ठिकाने लगा दिया था, बस इस जगह पे बस मोहन ही बचा हुआ था। अभी नानजी सुप्रीम स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए वहां पे काफी बड़े बड़े स्वॉर्ड को समन कर लेता है, और उसके बाद ज्यादा खतरनाक पावर को देख के तो मोहन के पटके हाथ में आ चुकी होती है और वो बोलता है आखिरकार ये नानजी कितना ज्यादा पावरफुल है। मोहन को अटैक लगने ही वाला होता है कि तभी उसके ऊपर एक जेट पेंडेंट आ जाता है, जिसे देखते ही नानजी अपने अटैक को रोक देता है। उसके बाद वो उस जेट पेंडेंट को अपनी पावर का यूज करते हुए अपने पास खींच लेता है। पेंडेंट को देखने के बाद नानजी उनसे पूछता है आखिरकार तुम्हारे पास मेरे मास्टर का पेंडेंट क्या कर रहा है। फिर भी एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काइसी होता है। लड़की को देखते ही यिंगजी और मोहन काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं मिस आपको आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी उसकी मिस बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी मिस की बात सुन सुन के वो दोनों शांत हो जाते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ के नानजी से पूछती है आखिरकार तुमने इस सुप्रीम स्वॉर्ड फॉर्मेशन को कहाँ से सीखा। फिर नानजी उसे बताता है कि मैंने ये फॉर्मेशन अपने मास्टर शिवाई से सीखा है। शिवाई का नाम सुनते हुए वो लड़की बोलती है आखिरकार शिवाई कैसा है। इस बात को सुन के नानजी बोलता है आखिरकार मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं, आखिरकार तुम हो कौन, मेरी मास्टर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। अभी वो बोलती है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे मास्टर ने ये जेट पेंडेंट मुझे ऐसे नहीं दिया। तभी नानजी उसको आगे बढ़ के वो जेट पेंडेंट लौटा देता है और बोलता है लगता है आपका मेरे मास्टर के साथ कोई रिलेशन है। अभी ये जेट पेंडेंट मेरे मास्टर ने आपको दिया होगा, सॉरी मैंने आपके साथ ये बदतमीजी की। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे मास्टर के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि वो किस जगह पे है। इस बात को सुन के मिस काइसी तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी भागते भागते यूजिया भी उधर आ जाती है। जैसे ही वो यूजिया को देखते हैं वैसे वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं हीवन आखिरकार तुम इस जगह पे क्या कर रही हो। अभी यूजिया उनसे पूछती है कि आखिरकार क्या हम पहले भी तुमसे मिल चुके हैं। फिर मिस काइसी उसके पास में आ जाती है और बोलती है कि शुरुआत में तो तुम हमारे साथ नहीं थी, लेकिन बीच में तुम हमारी टीम में शामिल हो गई थी। बात को सुन के यूजिया तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और बोलती है कि आखिरकार मैं इस जगह पे कैसे रह सकती थी, इस जगह पे तो आने कितना ज्यादा मुश्किल है, और मैं इस जगह पे रहती थी साथ कितने समय से रह रही थी। उसके बाद वो उनको बताता है कि दरअसल हिवान की मेमोरी लॉस हो चुकी है, हम इसी सिलसिले में इस जगह पे आए हुए हैं कि आखिरकार इसकी मेमोरी लॉस कैसे हुई। जी कैसे बात सुनकर तो मिस काइसी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो हिवान के लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ। तभी मोहन सभी को बताता है कि यहाँ पे एक रेतीला तूफान आ गया है, ये तो काफी ज्यादा बुरा है।
लेकिन इनको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी मोयन अपनी सीटी मार के वहाँ पे अपने फ्लाइंग बीस्ट को बुला लेता है और वो नीचे भी आ जाता है मोयन के पास। साथ में मोयन ने उसको खाने का भी चीज़ दिया था जिसको खा के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। उसके बाद वो सभी से बोलता है जल्दी से इसके ऊपर बैठ जाओ, बाकी की बात हमें बाद में करेंगे। उसके बाद वो सभी लोग उस बीस्ट के ऊपर बैठ जाते हैं और उस जगह से वो काफ़ी तेज़ी से भागने लग जाते हैं। अभी यिंगजी बोलता है पता नहीं ये रेतीला तूफान अचानक से यहाँ पे आ कैसे गया। मुझे तो लग रहा है कि ये सारा कुछ इसी गॉड के कारण हो रहा है। इसी ये गॉड यहाँ पे आया है तब से ये अपने साथ मुसीबत ही लेके चल रहा है। उसके बाद सुन के मिस कैसे बोलती है कि तुम्हें गॉड ऑफ वॉर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता ये किसी भी गलत इरादे से आए हैं इधर। साथ में ये भी बोलती है कि गलती से भी इसके बारे में किसी को बता न देना। और उसके बाद वो नाजी से बोलती है कि तुम अपने डिवाइन पावर का यहाँ पे यूज मत करना। तो इस जगह पे हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है और साथ ही हो सके तो तुम अपना आइडेंटिटी को भी छुपा लेना। सारी बात सुन के नानजी हीवन से बोलता है कि तुम मेरे नाम से इस जगह पे मुझे मत बुलाना, तुम मुझे किसी और नाम से बुला लेना। हाँ जी, की ये बात सुन के तो इज़ियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें जैसे इलाही बुलाऊंगी। बात को सुन के नानजी बोलता है ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे उसी नाम से मुझे पुकार लेना। भी गुफा में एक बैरियर लगी होती है, उसको पार करके वो उस गुफा में आ जाते हैं और उसके बाद मिस काइसे उनको बताती है कि इस जगह पे नाम गॉड पनिशमेंट डेजर्ट है। यहाँ पे पानी की तो बहुत ही ज्यादा समस्या है और यहाँ पे बारिश नहीं होती बल्कि पर फायर की बारिश होती है। और इस जगह पे जो बैरियर बना रखा है उसको तुमने ही बनाया था। वैली के अंदर आने के लिए तुमने रास्ता इसलिए छोटा बनाया है क्योंकि वैली के अंदर से ज्यादा लोग ना आ सके। हमारी वजह से मुर्गन वैली में सभी लोग काफी ज्यादा खुशी से रहते हैं। मैं तुम्हारे दिल से शुक्रिया करती हूँ। फिर नानजी बोलता है हीवन सच में तुमने पास्ट में काफी ज्यादा अच्छे अच्छे काम किए हैं। फिर मिस कैसे बोलती कि हीवन तुमने जैसे ही ये बैरियर सेट किया वैसे ही तुम इस जगह से गायब हो गई थी। उस दिन के बाद मैं तुम्हें आज ही इस जगह पे देख रही हूँ। तभी मोइन उनको पीछे मुड़ के बोलता है कि मोइन विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। भी हम नेक्स्ट सीन में सिटी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड से मिलने के लिए एक बंदा आया था जिसका नाम किन यू होता है और फिर वो सिटी लॉर्ड से बोलता है इनको अपने बस 10% पावर यूज करनी है और उसके बाद वो बैरियर स्टार्ट हो जाएगा। उस बैरियर के स्टार्ट होते ही हमारी ये सिटी पूरी तरीके से सेफ हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप इसके बारे में ज्यादा क्यों सोच रहे हो। फिर उसके बाद हमें सिटी लॉर्ड का नाम बताया जाता है जो कि मोचन होता है। लेकिन तभी उस जगह पे मिस काइसी भी आ जाती है और उसके साथ उसके दो गार्ड भी होते हैं जिसने नानजी के साथ फाइट किया था। अभी उनका सिटी लीडर मोजन बोलता है फाइनली तुम इस जगह पे वापस आए गए, इस हिसाब से तुम्हारा सफर तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी मोहन बोलता है पहले से बहुत ज्यादा मॉन्स्टर कम हो चुके हैं जिस वजह से मैं ज्यादा डेमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाया। ये ऐसी बात सुन के एक बंदा खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो बोलता है तुम ही तो हमारा एक लौता सहारा हो, अगर तुम डेमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो इस तरह से तो तुम्हारी पावर ही खत्म हो जाएगी। तुम डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो हमारी सिटी का बैरियर कैसे मजबूत होगा। फिर हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि डाजू होता है। डाजू की बात सुन के किन्यू बोलता है डाजू बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी डिमोनिक पावर ही नहीं रहेगी तो उस बैरियर को भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे और जब वो बैरियर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो अपने आप ही इस जगह से हट जाएगा। सभी की ऐसी बात सुन के तो मोयंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है जब से इस गॉड पनिशमेंट डेजर्ट में आया हूँ तब से तुम दूसरों का सेक्रीफाइस कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर ही नहीं है कि तुम इस डेजर्ट के अंदर होने वाली मुसीबतों का सामना कर सको। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं अपनी पावर को यूज करते हुए उस बैरियर को ठीक कर सकूं, बेशक मेरी इसमें जान क्यों ना चली जाए। इस बात को नाजी और ही बाहर से सुन रहे होते हैं। जो उसकी बात सुन के अपने मन में सोच रही होती है मुझे नहीं पता था कि उसमें इतनी ज्यादा हिम्मत होगी, लेकिन सच में ये डेजर्ट तो काफी ज्यादा खतरनाक है। जाने इस डेजर्ट के चक्कर में इन सभी लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता होगा। ये बाहर भी ये सब कह रही होती है कि तभी मुस्काइसी अंदर बोलती है कि मोहन अपनी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को काफी पावर को अपनी लूज कर चुका है। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो इस बार तो इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी सीट लॉर्ड को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई और भी है जो कि नानजी और हीवान होते हैं। उसके बाद वो अंदर बैठे ही बैठे उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पर छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो उसकी ऐसी बात सुन के तो डर जाती है और बोलती है कहीं इसने हमारी बात तो नहीं सुन ली। टी लॉर्ड की बात सुन के मोहन बोलता है कि आपको तो पता ही है कि डेजर्ट काफी ज्यादा खतरनाक है,
ये दोनों मुझे उसी डेज़र्ट में मिले थे, इसीलिए मैं इनको अपने साथ लेके इधर आ गया। इतना वो बोलते हैं कि हीवन और नानजी अंदर आ जाते हैं और हीवन और नानजी को देख के सिटी ट्रोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी क्यूनिंग जैसी यूज़ा को देखता है वैसे वो सोचने लग जाता है कि मैंने इसको कहीं तो कहीं देखा ही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये आखिरकार हो है कौन। तभी डाजू अपने मन में सोचने लग जाता है ये तो हीवन है, और उसके बाद वो सभी को बताता है ये तो हीवन है। फिर उसके बाद वो हीवन के सामने आ जाता है और उसके बाद हीवन से बोलता है "आखिरकार तुम इस जगह पे वापस आएगी, लेकिन तुम्हारे साथ ये जो बंदा है वो आखिरकार है कौन? आखिरकार तुम इतने सालों से कहाँ पे थी? हम तुम्हें ढूंढने के लिए काफी ज्यादा कोशिश किए, लेकिन तुम हमें मिली ही नहीं। हम सब एक साथ मिलके यहाँ पे काम कर सकते हैं।" दाजू की ये बात सुन के मिस कैसी बोलती है, सर तुम सही समझ रहे हो कि ये हीवा नहीं, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत हो चुकी है। बस कोई भी मेमोरी नहीं है, जिस वजह से इसको याद ही नहीं है कि तुम कौन हो। बेहतर रहेगा कि तुम इसके लिए कोई भी दिक्कत खड़ी ना करो। कैसे की बात सुन के क्यूनिंगो बोलता है बेशक इसके पास इसकी मेमोरी नहीं है, लेकिन इसके पास इसकी पावर तो होगी ही ना। अपनी पावर का यूज करते हुए ये इस बैरियर को मजबूत बना सकती है। अगर ये मून सिटी के बैरियर को फिक्स कर देती है तो मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी परेशानी होगी। अभी जो है क्यूनिंग से बोलती है मुझे माफ कर देना है, क्योंकि इस जगह पे मेरी पावर भी काम नहीं कर पा रही है। जो की ऐसी बात सुनकर क्यूनिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तो क्या तुम इतनी देर से इतने हमारा टाइम पास कर रही थी? लेकिन तभी चारों तरफ से सोल्जर्स हीवन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिसे देखते ही जी को अपना सामान कुछ ढूंढने आए हैं। ऐसे ही वो सामान हमें मिल जाएगा, वैसे ही हम इस सिटी को तुरंत ही छोड़ देंगे।